अध्याय 0201 लू परिवार का रहस्य। अध्याय 201 लू परिवार का रहस्य। हालांकि चेन जियांग चरमदान राजा प्रांगण में रहता था, फिर भी उसे यहाँ रहने के लिए कुछ जगह दी गई थी। जब उसने प्रांगण में एक प्यारी और प्यारी लड़की के साथ एक परिपक्व आकर्षण वाली लड़की को देखा तो वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। राओरू, तुम यहाँ कैसे आए? झू रोंग ने जल्दी से पूछा। बड़ी बहन, ये पुरुषों का घर लगता है, आप लड़कियां यहाँ ऐसे ही नहीं आ सकती। युन शियादाओ का चेहरा भयावह हो गया क्योंकि वह बीच बीच में झू रोरू की ओर देख रहा था। युन सुई ने गर्मजोशी और मोहक आवाज में उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं राओरू के साथ तुम्हें देखने आई थी। चेन जियांग ने झू रोंग की कमर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आपकी छोटी बहन और शियादाओ के बीच क्या रिश्ता है? अच्छा, मैं कभी नहीं चाहता था कि छोटे बदमाश युन को अपना जीजा मानूं। मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुमसे एक बात कबूल करनी है, झू रोंग ने बेबस नजरों से जवाब दिया। इस बीच युन शियादाओ ने भी एक लंबी सांस ली। चेन जियांग को अचानक हंसने की इच्छा हुई, हालांकि उसने फिर भी खुद को रोक लिया। तो वे पहले से ही बुक थे, फिर आपने अपनी बहन को मुझसे क्यों मिलवाया? हाँ, अगर तुम्हें रोरू पसंद आ गई तो वह छोटे बदमाश युन से शादी नहीं कर सकती। मैं ये कैसे कहूँ? तुम छोटे बदमाश युन से कहीं ज्यादा ताकतवर हो, झू रोंग ने शर्म से धीमी आवाज में जवाब दिया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, जियादाओ, आपकी पत्नी बुरी नहीं है, आप उदास और हताश क्यों हो गए? वह अच्छी है, लेकिन इस सुअर को अपना जीजा कहने के बारे में सोचकर ही मुझे उल्टी सी महसूस होने लगती है, युन शियादाओ ने उदास स्वर में कहा। छोटे बदमाश युन, तुम्हें मुझे सम्मानपूर्वक भाई कहना चाहिए। झू रोंग भी असहज महसूस कर रहा था। मैंने अपनी बहन तुम्हें दे दी और तुमने उसे सस्ते में पा लिया। मुझे सुअर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी आपकी बहन से शादी कर सकते हैं, यह आपका सौभाग्य है, युन शियादाओ चिल्लाया। तुम बंदर जैसे दिखते हो, अपनी तारीफ मत करो, मेरी बहन ने तुमसे दया करके शादी की है। झू रोंग भी चिल्लाने लगा। जल्द ही वे फिर से झगड़ने लगे। खांसी। दूर से झू रोरो की हल्की खांसी सुनाई दी। जियादाओ, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? उसके स्वर में कठोरता का हल्का सा भाव था, जिससे युन शियादाओ तुरंत चुप हो गया। चेन जियांग को अचानक एहसास हुआ कि झू रोरो को रोरो कहकर पुकारा जाता था, लेकिन वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। वह रोज युन शियादाओ को अपनी पत्नी के बारे में शिकायत करते सुनता था कि वह कितनी उग्र और सख्त है, और यह सोचकर चेन जियांग के चेहरे पर एक बार फिर बड़ी मुस्कान आ गई। TLN राव रोह का अर्थ है कोमल। चेन जियांग ने युन शियादाओ की पीठ पर हाथ मारा और हंसते हुए कहा, आपने वास्तव में शादी कर ली है, फिर भी आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया। आप में वास्तव में भाईचारे की भावना की कमी है। उसने विशेष रूप से आपको आमंत्रित नहीं किया। ये बेवकूफ वास्तव में इसे आपसे हमेशा के लिए छिपाने का इरादा रखता है। हा। झू रोंग हंसने लगा। छोटे भाई चेन, आपकी जानकारी पुरानी है, आपको झू परिवार और यूं परिवार के बीच शादी के बारे में भी नहीं पता था। झू रोरो और युन सुई आई और चेन जियांग ने एक बार गौर से उन्हें देखा। झू रोरो सौम्य और प्यारी लग रही थी। युन सुई के परिपक्व आकर्षण और आकर्षक शरीर के साथ उनका विरोधाभास साफ झलक रहा था। बड़े भाई चेन, नमस्ते। मैं अक्सर जियादाओ को आपका जिक्र करते सुनता हूँ, हालांकि वह हमेशा कहता था कि आप बहुत व्यस्त हैं, इसलिए वह मुझे आपसे मिलने नहीं ले जा सकता। झू रोरो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चेन जियांग हंसते हुए 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस निकाले, एक शियादाओ को और दूसरा झू रोरो को देते हुए बोला, तुम्हारी शादी के समय मैं सचमुच किसी काम में व्यस्त था, इसलिए नहीं आ सका। इसे ही अपनी शादी का तोहफा समझो। झू रोंग की आंखें अचानक चमक उठी और वह बोला, छोटे भाई चेन, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। बात करते हुए उसने झू रोरो की बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, हालांकि इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, युन शियादाओ ने उसके हाथ पर थप्पड़ मार दिया। युन सुई ने युन शियादाओ से सुना था, बड़े भाई चेन बहुत उदार व्यक्ति हैं, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच इतने उदार होंगे। एक ही झटके में उन्होंने 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाल लिए और उनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता वाला भाव भी था। उसे याद आया कि युन शियादाओ की शादी के समय उन्हें जो सबसे कीमती तोहफा मिला था वह था कुछ लाख क्रिस्टल पत्थर। उसे अचानक समझ आ गया कि युन शियादाओ उसे चेन जियांग से शादी करने के तरीके क्यों सोचने पर मजबूर कर रहे थे। युन शियादाओ और झू रोरो दोनों बहुत आश्चर्यचकित थे। वे जानते थे कि चेन जियांग ने लू परिवार से केवल 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन प्राप्त किए थे और उसे इतना उदार होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। झू रोंग ने पूछा, जब मैं शादी करूंगी तो क्या मुझे भी यह उपहार मिलेगा? चेन जियांग ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। हाँ, तो फिर मुझे कई बार शादी करनी पड़ेगी। झू रोंग ने अभी बोलना ही खत्म किया था कि अचानक युन शियादाओ ने उसे लात मार दी। चेन जियांग की दिलचस्पी और भी बढ़ गई जब झू वेलों के आने के बाद उसने न तो कुछ कहा और न ही युन सुई की तरफ देखा। बीच बीच में युन सुई की आंखों में भी अजीब सी चमक आ जाती थी जब वह चोरी चोरी झू वेलों को देख लेती थी। हम विदा लेते हैं। युन सुई ने झू रोरो को पकड़ लिया और चली गई, और उनके जाने के बाद ही माहौल थोड़ा शांत हुआ। यहाँ जब कोई औरत होती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। हाय, हमें तो अपने शब्दों में भी सावधानी बरतनी चाहिए, युन शियादाओ ने बोलते हुए एक और गहरी सांस ली। झू रोंग बुरी तरह हंसा और बोला, अरे क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? छोटी बदमाश युन की बड़ी बहन ने वास्तव में तिरछी नजर से देखे गए ड्रैगन पर नजर डाली। हा। झू वेलोंग ने झू रोंग को एक बार घूरकर देखा और फिर तिरस्कारपूर्वक बोला,
यह मेरा आकर्षण है। यह मत सोचो कि सब मुझसे नफरत करते हैं, बल्कि कोई मुझसे प्यार भी करता है। ये सुनकर चेन जियांग और अन्य लोग हंसने लगे, जब तक कि उन्हें अपना पेट नहीं पकड़ना पड़ा। हुन्फ, अब औरतों की बात मत करो, पहले हमें अपनी महान योजना के बारे में बात करनी है। यू शियादाओ ने जब सोचा कि वह खुद शू वेलोंग को जीजाजी कह रहा है, तो उसे एक बार फिर असहजता महसूस हुई। झू रोरो से उसकी शादी को इतने साल हो गए थे, फिर भी उसने झू रोंग को कभी अपना जीजाजी नहीं कहा था। हालांकि वह उसे जीजाजी नहीं कहता था, फिर भी उसके दिल में एक साया था। छोटे बदमाश यून, पहले मैंने तुम्हें छोटे भाई चेन से तुम्हारा राज छुपाने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब जब छोटे भाई चेन को खुद पता चल गया है, तो मुझे अब तुम्हारा राज छुपाने में तुम्हारी मदद करने की जरूरत नहीं है। झू रोंग गर्व से मुस्कुराया और बोला। चेन जियांग को एहसास हुआ कि यून शियादाओ को झू रोंग और झू वेलोंग से अपना राज छुपाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्या ये हद नहीं हो गई? आपकी पत्नी जरा भी असभ्य और अनुचित नहीं है, और तो और वह झू लाओ की छोटी बहन है। चेन जियांग हंसा और बोला, ठीक है, क्योंकि वह झू लाओ की छोटी बहन है, इसलिए मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। यून शियादाओ ने दरवाजा बंद कर दिया और वे चारों एक बार फिर अपनी सेना बनाने के बारे में बात करने लगे। इस बिंदु पर झू रोंग भी गंभीर हो गया। मैंने लू परिवार पर गौर किया और कुछ आश्चर्यजनक चीजें खोजी। मुझे लगता है कि चरम मार्शल संप्रदाय को भी यह पता होना चाहिए, हालांकि उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं था। लू परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति लू शांग नहीं, बल्कि एक शैतानी संप्रदाय में प्रवेश करने वाला व्यक्ति है। चूंकि यह लू परिवार के लिए एक अपमानजनक बात थी, इसलिए उन्होंने घोषणा की कि उनका सबसे शक्तिशाली व्यक्ति लू शांग है। हालांकि अब लू शांग को उसके छोटे भाई चेन ने मार डाला है। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, पिछली बार लू झेंगनान के खिलाफ मेरे द्वंद्व युद्ध के दौरान लू झेंगनान ने एक बहुत ही बुरी मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया था। क्या ये लू परिवार के इस शैतानी पथ के शिष्य ने सिखाया था? ये संभव है कि लू परिवार और उस शैतानी मार्ग के अनुयायी के बीच अभी भी लेन देन हो रहा हो। हालांकि ये चरम मार्शल संप्रदाय के लिए कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा चरम मार्शल संप्रदाय के पास अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि लू परिवार और शैतानी मार्ग के संप्रदाय के बीच कोई संबंध है। शू वेलोंग ने कहा, शैतानी मार्ग वाले संप्रदाय के साथ मिलीभगत करना धार्मिक संप्रदायों के लिए अत्यधिक असहनीय था। मैं जांच करने के लिए हर्प किंग पर्वत पर जा रहा हूँ। मैं लू परिवार के साथ अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। चेन जियांग ने अपनी मुठियां भींच लीं और ठंडे स्वर में कहा, मैं अपनी जांच पड़ताल के आधार पर अस्थायी रूप से केवल 5 अच्छे 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार ही ढूंढ पाया हूँ। ये पांचों लोग बहुत ईमानदार प्रतीत होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर शांत और दरिद्र होते हैं। कुछ कुलीन शिष्य अक्सर उन्हें तुच्छ समझते हैं, हालांकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और उनकी ताकत भी ठीक ठाक है। वास्तव में उन्हें नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर के सर्वश्रेष्ठ मार्शल कलाकारों में से एक माना जा सकता है। नए सुधारों से पहले वे सभी 200वें मार्शल प्रांगण में थे। शू वेलोंग ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया, हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं। हालांकि हमें पहले उन्हें यहाँ आने के लिए मनाना चाहिए और हम कुछ समय तक उन पर नजर रखेंगे। अगर वे भरोसेमंद हैं तो हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। अध्याय 0202 दिव्य तलवार प्रांत। अध्याय 202 दिव्य तलवार प्रांत। चरम मार्शल संप्रदाय का सुधार लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए ज्यादातर शिष्य अब अपने अपने प्रांगणों में रहने लगे थे। कई शिष्यों को मिशन और उदार लाभ मिलने लगे थे, साथ ही वे दूसरे शिष्यों से प्रतिस्पर्धा भी करने लगे थे। यून शियादाओ, झू रोंग और झू वेलोंग तीनों के पास अब संसाधनों की कोई कमी नहीं थी और अब उनकी एकमात्र चिंता ये थी कि कैसे जल्द से जल्द स्वर्ण शिष्य का खिताब हासिल किया जाए, क्योंकि वे सभी आलसी थे। चेन जियांग रात में चरम दान राजा प्रांगण में रहता था और यदि वह दिन के समय मुक्त होता तो यून शियादाओ और तिकड़ी हमेशा यहाँ शेखी बघारने के लिए आते थे। आज जब चेन जियांग छोटे से कमरे में गया तो उसने एक शांत स्वभाव वाले सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसे तुरंत याद आया कि यह बूढ़ा व्यक्ति कभी बुजुर्गों के साथ था और वह भी एल्डर कोर्टयार्ड का एक बुजुर्ग होना चाहिए। मैं एल्डर 10 हूँ, मिशन सौंपने के लिए जिम्मेदार एल्डर। उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। यून शियादाओ, शू वेलोंग और झू रोंग की तिकड़ी भी हॉल के अंदर थी। एल्डर 10, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? चेन जियांग ने पूछा। चरम मार्शल संप्रदाय के युवा एल्डर्स की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी और वे अपने वरिष्ठ समकक्षों की तुलना में अधिक शक्तिशाली भी थे। जब शिष्य इन युवा एल्डर्स को देखते थे तो उन्हें आमतौर पर उचित प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं होती थी और इस कारण कई एल्डर्स तक पहुंचना आसान होता था। मैं तुम्हें एक काम देने आया हूँ। एल्डर 10 का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ये काम सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ तुम ही उस जगह जल्दी पहुंच सकते हो। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उसके पास वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स थे और कहीं भी पहुंचना उसके लिए आसान था। हमें अभी अभी सूचना मिली है कि प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के आसपास के हमारे चरम मार्शल सेक्ट के शिष्यों पर शैतान पथ मार्शल कलाकारों का हमला हुआ है। ये शैतान पथ मार्शल कलाकार ज्यादा ताकतवर नहीं हैं और कमोबेश सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे और तीसरे स्तर पर हैं। एल्डर 10 ने मिशन का वर्णन किया। चेन जियांग ने संदेह से पूछा, क्या गर्वित तलवार संप्रदाय वहाँ नहीं है? क्या हम उनसे मदद नहीं मांग सकते? एल्डर 10 ने अपना सिर हिलाया। प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय हमेशा से ही अलग थलग रहा है और वे कभी भी बाहरी लोगों की मदद नहीं करते।
उनके लिए अन्य संप्रदायों से संपर्क रखना और भी दुर्लभ था क्योंकि वे खुद को सांसारिक मामलों से अलग मानते थे। वे खुद को चेंगू मुख्य भूमि का सबसे मजबूत संप्रदाय मानते थे, हालांकि वे हमेशा चरम मार्शल संप्रदाय द्वारा दबाए गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करेंगे। चेन जियांग ने भी यह सुना था, हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट इतना नासमझ होगा। उसने सिर हिलाया, इन्हें मेरे पास छोड़ दो, यह एक स्तर 6 मिशन माना जाता है, आपको सावधान रहना होगा। एल्डर 10 ने एक शीट निकाली जिस पर एक नक्शा बना हुआ था, साथ ही चेन जियांग की सहायता के लिए कुछ विस्तृत जानकारी भी थी। एल्डर 10 के जाने के बाद जू वेलोंग ने फुसफुसाते हुए कहा, चेन जियांग तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे याद है कि एल्डर 10 के लू शांग के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं सावधान रहूंगा। चेन जियांग ने चरम मार्शल संप्रदाय छोड़ने के बाद तियानमेन शहर में पूर्व से पश्चिम तक बेमतलब टहलना शुरू कर दिया। रात होते ही वह एक होटल में घुस गया और भेष बदलकर सुबह सुबह तियानमेन शहर से निकल गया। वह शहर से निकल रहे दानशियांग ताओयुआन के मार्शल कलाकारों के एक समूह के पीछे पीछे चल पड़ा। अपने ठिकाने को छुपाना ही बेहतर था। इससे चेन जियांग को अब किसी खूंखार मार्शल आर्टिस्ट के हमले का डर नहीं रहेगा क्योंकि अब उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वह 3 दिन तक उस समूह का पीछा करता रहा, चरम मार्शल संप्रदाय से बहुत दूर, और एक शहर में चेन जियांग ने खुद को समूह से अलग कर लिया और अकेले एक पहाड़ी जंगल में घुस गया। गर्वित तलवार संप्रदाय तक पहुंचने के लिए आपको ताओयुआन प्रांत से गुजरना होगा। क्या आप उस मोहिनी हुआ जियांग्यू से नहीं मिलेंगे? सू मेयाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं, मैं जल्दी से इस मामले को सुलझा लूंगा। चेन जियांग हवा में उछल पड़ा और उसकी पीठ पर एक जोड़ी विशाल अग्निपंख दिखाई दिए। फिर वह डेनशियांग ताओयुआन की ओर उड़ गया। सिंदूरी पक्षी अग्निपंखों की मदद से चेन जियांग की गति बेहद तेज थी। वह हवा में भी काफी ऊंचाई पर था, इसलिए कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता था। जब वह चरम मार्शल संप्रदाय से दूर था तब वह बहुत सतर्क रहता था। उसे सच्चे मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय दोनों से गहरी नफरत थी। समुद्र के उस पार के मुक्त अमर सागर से तो और भी। दिव्य तलवार प्रांत अभिमानी तलवार संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में था और वहां जन्मे और पले बड़े सभी योद्धा तलवार चलाने वाले थे। उनकी नजर में तलवार सबसे उत्तम हथियार थी और अन्य प्रकार के हथियार उनके लिए तुच्छ माने जाते थे। चेन जियांग ने ताओयुआन प्रांत में 10 दिनों तक लगातार उड़ान भरी। ये दिव्य तलवार प्रांत की धरती पर उसका पहला कदम था। यह अन्य प्रांतों जैसा ही था, आत्मा क्यों से समृद्ध सुंदर जंगलों से भरा हुआ। वह जहां जा रहा था वह दिव्य तलवार प्रांत के किनारे पर था, बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्र के पास, जो गर्वित तलवार संप्रदाय की सीमा पर था। आइसविंड ध्रुवीय क्षेत्र को आइसविंड प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। चेंगू 9 प्रांतों में सबसे छोटा प्रांत। इसका पर्यावरण सबसे खराब था और इसकी आबादी इतनी कम थी कि यह लगभग निर्जन था। यह आइसविंड घाटी के अधिकार क्षेत्र में था और हालांकि इसमें केवल यही संप्रदाय था, फिर भी यह रहस्यमय संप्रदाय आइसविंड घाटी बहुत शक्तिशाली था। अगर मैं मिशन जल्दी पूरा कर लूं तो मैं आइसविंड वैली जाकर युलान से मिल सकूंगा। चेन जियांग इस समर्पित बहन से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। उसके मन में एक परिपक्व और सुंदर सफेद बालों वाली सुंदरी की छवि उभरी। किंग सिटी में अलग होने के बाद लेंग युलान से उसका फिर कभी संपर्क नहीं हुआ। उड़ते हुए चेन जियांग को और भी ज्यादा ठंड लगने लगी। उसे पता चल गया था कि वह प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय की सीमा पर पहुंच गया है। जल्द ही एक शहर उसकी नजर में आया और इस शहर के बाहरी इलाके में दूर एक क्रिस्टल पत्थर की शिरा थी। चूंकि इसे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने खोजा था, इसलिए एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय लगभग 20 वर्षों से इसका खनन कर रहा था। यही कारण था कि प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय से द्वेष रखता था। एक बड़े क्रिस्टल पत्थर की नस को दर्जनों सालों तक खोदना कोई समस्या नहीं थी और चरम मार्शल संप्रदाय भी बहुत दयालु था। उन्होंने गुप्त रूप से खनन नहीं किया, यहाँ तक कि गर्वित तलवार संप्रदाय को भी इसकी जानकारी दे दी। चेनवू मुख्य भूमि के नियमों के अनुसार चरम मार्शल संप्रदाय 20 सालों तक इस बड़े क्रिस्टल पत्थर की नस को खोद सकता था। अब जबकि चरम मार्शल संप्रदाय पर शैतान पथ मार्शल कलाकारों द्वारा हमला किया गया था, गर्वित तलवार संप्रदाय कभी भी कार्रवाई नहीं करेगा और इसके विपरीत वे खुश होंगे। चेन जियांग शहर में पहुंचा। ये शहर जमी हुई तलवारों के शहर के नाम से जाना जाता था और यहाँ का हर योद्धा अपनी पीठ पर या कमर पर तलवार लटकाए हुए था। ये दिव्य तलवार प्रांत की प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा थी और चेन जियांग ने किसी की नजर न लगे इसलिए पहले से ही एक तलवार निकालकर अपनी कमर पर लटका ली थी। यहाँ बहुत ठंड थी, लेकिन अगर मार्शल आर्टिस्ट काफी मजबूत होते तो उन्हें ठंड का डर नहीं होता, बल्कि वे अपनी मजबूत सच्ची ची से अपने शरीर पर आक्रमण करने वाली ठंडी ची का सामना कर सकते थे। पतले कपड़े पहनने वाले ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट मजबूत होते थे। चेन जियांग अब मोटे कपड़े पहन रहा था। उसे डर था कि एल्डर 10 ने लू परिवार के साथ सांठगांठ कर ली है और जानबूझकर उसे यहाँ घात लगाने के लिए बुलाया है। इसलिए उसने सबसे पहले ये पता लगाया कि क्या चरम मार्शल संप्रदाय के अनुयायियों पर शैतानी पथ के मार्शल कलाकारों ने हमला किया है या नहीं। एक होटल की लॉबी में कई अच्छे बुरे लोग आपस में मिले हुए थे। चेन जियांग अंदर आया और कुछ व्यंजन ऑर्डर किए। एक वेटर को 3 क्रिस्टल पत्थर इनाम में देने के बाद उसने कुछ सामान मांगना शुरू किया। छोटे भाई, मैं बाहर से आया हूँ और अभी अभी यहाँ आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मोहल्ले में शैतान पथ मार्शल कलाकार हैं? चेन जियांग ने पूछा। वेटर के लिए एक क्रिस्टल पत्थर कोई छोटी मोटी दौलत नहीं थी। अगर चेन जियांग भी उसकी 18 पीढ़ियों के बारे में पूछना चाहता तो वह बताने में संकोच नहीं करता।
वेटर दुबला पतला था और उसके चेहरे पर मुस्कान स्वाभाविक रूप से थी। इस पर वह और भी खुश हो गया। सम्माननीय अतिथि, आपको शायद पता न हो, हालांकि यहाँ शैतान पथ मार्शल कलाकार हैं, वे हमारे दिव्य तलवार प्रांत के लोगों से डरते हैं। फिर भी पिछले 1 महीने से अज्ञात कारणों से शैतान पथ मार्शल कलाकार शहर के बाहरी इलाकों में खदानों को लूटने के लिए बार बार आ रहे हैं। चरम मार्शल संप्रदाय के कई अनुयायी पहले ही उनके हाथों में पड़ चुके हैं। इस मामले में राज्यपाल कार्यालय ने इसे नहीं संभाला और यही बात प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के साथ भी थी। शुरू से ही वे चरम मार्शल संप्रदाय से द्वेष रखते थे। हालांकि चरम मार्शल संप्रदाय के अनुयायी बुरे नहीं हैं। जब भी वे शहर में आते कई लोगों को इनाम देते और हालांकि वे दिव्य तलवार प्रांत में खनन कर रहे थे, लेकिन ये केवल 20 वर्षों से ही है। बस अब प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के लिए कार्यभार संभालने का समय आ गया था और वे 1 दर्जन वर्षों तक खनन कर सकते हैं। अगर चरम मार्शल संप्रदाय ने खदान की खोज नहीं की होती तो यहाँ उनका पाद भी नहीं होता और इसी वजह से कई प्रतिभाशाली लोग शहर में आए। चेन जियांग ने देखा कि प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय ज्यादा लोकप्रिय नहीं था और उसने ये भी देखा कि शहर में फुटपाथ पर बहुत से लोग भीख मांग रहे थे। चरम मार्शल प्रांत में ऐसी चीजें कभी नहीं मिलेंगी। जियान शियर वर्ल्ड से अध्याय 0203 उन्हीं के खेल में हराना। अध्याय 203 उन्हीं के खेल में हराना। चेन जियांग ने जमी हुई तलवारों वाले शहर में काफी देर तक टहलते हुए शहर का जायजा लिया और एक नक्शा खरीदने से पहले और जानकारी इकट्ठा की। इस नक्शे में जमी हुई तलवारों वाले शहर के आसपास की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की विस्तृत जानकारी थी। एल्डर 10 द्वारा दिए गए नक्शे से इसकी तुलना करने पर चेन जियांग को आश्चर्य हुआ कि दोनों रास्ते अलग अलग थे। हालांकि दोनों रास्ते एक ही मंजिल क्रिस्टल स्टोन खदान की ओर जाते थे। एल्डर 10 द्वारा दिया गया नक्शा थोड़ा लंबा था, जिसमें एक बहुत लंबा चक्करदार रास्ता था। चेन जियांग द्वारा अभी अभी खरीदे गए नक्शे के विपरीत इसमें एक पगडंडी भी थी। ऐसा लगता है कि एल्डर 10 सचमुच मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। चेन जियांग ने मन ही मन उपहास किया। मुझे छल का जवाब एक और चाल से देना होगा। देखते हैं उन्होंने क्या योजना बनाई है और हो सके तो उन लोगों का नरसंहार कर दूं जो मुझ पर घात लगाने की योजना बना रहे हैं। चेन जियांग ने फ्रोजन स्वॉर्ड सिटी छोड़ दी और एल्डर 10 द्वारा दिए गए नक्शे के रास्ते पर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही चेन जियांग को नक्शे के मुताबिक एक रास्ता मिल गया और गौर से देखने पर पता चला कि उस रास्ते को अभी अभी खोदा गया है। ये देखकर उसे और भी यकीन हो गया कि यह एल्डर 10 और शैतानी रास्ते के पंथ का बनाया हुआ जाल था। लू परिवार का सबसे शक्तिशाली सदस्य शैतानी मार्ग वाले संप्रदाय का एक व्यक्ति था और वही व्यक्ति था जिसने लू झेंगनान को ये दुष्ट कौशल दिया था। इन सब बातों को देखते हुए लू परिवार के लिए शैतानी मार्ग वाले संप्रदायों से कोई संबंध न रखना असंभव था। चेन जियांग उस रास्ते पर नहीं गया, बल्कि बस उसके आसपास तक गया, अपनी चौकसी बढ़ाए हुए। और ज्यादा आश्वस्त करने के लिए उसने लॉन्ग जुई को अपने आसपास के माहौल पर खास ध्यान देने को भी कहा। आधे दिन तक रास्ते पर चलने के बाद लॉन्ग जुई अचानक चिल्लाई, मुझे एक आभा महसूस हो रही है। हालांकि इस आदमी ने अपनी सांस पूरी तरह से नियंत्रित कर ली है, लेकिन वह इसे मुझसे नहीं छिपा सकता। यह आदमी तुमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है। चेन जियांग आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, कौन सा स्तर और कहाँ? उसे सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर होना चाहिए। उसकी ताकत मुख्यतः उसकी सच्ची क्यूई में है। यह एक अत्यंत दृढ़ और यांग सच्ची क्यूई है और इसमें एक बहुत ही घनी रक्तिम आभा है। लॉन्ग जुई ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि वह जमीन के नीचे छिपा है। उसे हत्याओं में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। सच्चे मार्शल क्षेत्र का 5वां स्तर। अगर चेन जियांग पर सचमुच घात लगाकर हमला होता तो यह वाकई खतरनाक होता। ये शैतान यांग कबीले का शैतान यांग सच्चा क्यूई होना चाहिए। शैतान पथ संप्रदायों में शैतान यांग कबीले की स्थिति चरम मार्शल संप्रदाय के समान है। इसे शैतान पथ संप्रदायों में सबसे मजबूत संप्रदाय माना जा सकता है। हालांकि शैतान पथ संप्रदायों का धर्मी संप्रदायों के साथ कई संघर्ष होते हैं, फिर भी वे शायद ही कभी धर्मी संप्रदायों से संबंधित खदानों पर कब्जा करने की हिम्मत करते हैं। क्या शैतान प्रांत में संसाधनों की कमी है? बाई यूयू ने संदेह से पूछा। हालांकि शैतान प्रांत का क्षेत्र छोटा नहीं था, फिर भी वहाँ कई बड़े शैतानी मार्ग वाले संप्रदाय थे और अनगिनत छोटे संप्रदाय भी थे। हालांकि वे सभी शैतानी मार्ग पर चलते थे, फिर भी संसाधनों की भारी मात्रा में आवश्यकता थी। मारना है या नहीं मारना है? चेन जियांग ने सू मेयाओ और अन्य लोगों से राय पूछी। उसे मत मारो, उसे निगल जाओ। बाई यूयू ने ठंडी मुस्कान दी। चेन जियांग इस सुझाव से हैरान रह गया कि अपने प्रतिद्वंद्वी को निगलने के लिए शैतान को निगलने की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, और यह भी नहीं कि वह 5वें स्तर का सच्चा मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार था, उससे कई स्तर ऊपर। इस समय तुम्हारा शरीर पहले से कहीं बेहतर है। तुम्हारा शरीर बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई को समायोजित कर सकता है। खुद को उड़ाकर मार डालने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाई यूयू ने उसे आश्वस्त किया। चेन जियांग ने सिर हिलाया। अब वह सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, जबकि उसकी असली ताकत लगभग सच्चे मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर पर अतिक्रमण कर रही थी। उसके और 5वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बीच कोई खास अंतर नहीं था। इसके अलावा वह जंगल में था और यहाँ कोई और मौजूद नहीं था। दूसरा पक्ष एक शैतानी मार्ग संप्रदाय का दुष्ट शिष्य था, इसलिए चेन जियांग बिना किसी चिंता के शैतान को निगलने की तकनीक का इस्तेमाल कर सकता था। यद्यपि शैतान को अपने में समाहित करने की तकनीक को दिन के उजाले में नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब इसका उपयोग किया जाए तो इसे बिना किसी देरी के उपयोग किया जाना चाहिए।
बाय यूयू ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया और लॉन्ग जुई के निर्देशों के अनुसार सावधानी से आगे बढ़ा, चुपचाप पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ। जरा सी भी आवाज नहीं हुई जब चेन जियांग चुपचाप अपने घात लगाने वाले के पास पहुंचा। उस शैतान यांग कबीले का शिष्य धरती के नीचे था। इस वजह से उसे ये जानने के लिए मुख्यतः अपनी श्रवण शक्ति और कंपन पर निर्भर रहना पड़ता था कि कोई आसपास है या नहीं। अगर चेन जियांग पेड़ों पर होता तो हत्यारे के लिए जमीन में किसी भी कंपन का पता लगाना नामुमकिन होता और शटल चलाते समय होने वाली आवाज हवा में पत्तों की सरसराहट में छिप जाती। वह वहीं नीचे है, मिट्टी की एक पतली परत से ढका हुआ। तुम मिट्टी में पंजा डालकर उस तक पहुंच सकोगे, लॉन्ग जुई ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा। चेन जियांग ने अपनी दिव्य इंद्रिय जागृत की और तुरंत रास्ते के नीचे दबे एक व्यक्ति को खोज निकाला। उस व्यक्ति के शरीर में अत्यंत समृद्ध और तेज सच्ची क्यूई थी। ऐसा लग रहा था कि वह पल भर में कार्रवाई के लिए तैयार था, मानो कोई खूंखार बाघ पर्याप्त शक्ति जमा करके हमला करने के लिए तैयार बैठा हो। चेन जियांग की हथेली पर पारदर्शी सच्ची ची की एक परत उभरी जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। ये गहन आभा वाली उंगली थी, हालांकि वह सार्वभौमिक सच्ची ची का भी प्रयोग कर रहा था। उसी समय चेन जियांग ने ताई ची वशीकरण ड्रैगन व्यायाम किया, अपनी पूरी सांस को एकाग्र किया। वह पेड़ से हल्के से कूदा, अपनी पांचों उंगलियां भाले की नोक की तरह आपस में जकड़ी हुई। उसने जमीन पर पड़े आदमी के साथ अपना रास्ता बनाया और सीधे उसकी ओर बढ़ा। चेन जियांग का निशाना उस आदमी के इलाके का वह हिस्सा था जहां सबसे ज्यादा सच्ची ची थी, यानी उसका दांतियान। नर्म मिट्टी की तो बात ही छोड़िए, अगर वह सख्त लोहा भी होती तो चेन जियांग की 5 गहन आभा वाली उंगलियां उसे आसानी से भेद सकती थीं। अगर उस आदमी के पास बेहद शक्तिशाली आत्मिक उपकरण न होते तो उसे जरूर छेद दिया जाता। जैसे ही चेन जियांग ने उसकी बाह पर वार किया, जमीन थोड़ी हिली। उस आदमी को अपने शरीर में एक खतरनाक आभा का एहसास हुआ, हालांकि वह अभी भी थोड़ा देर से पहुंचा था। चेन जियांग को अपने हाथ पर कुछ गर्म और चिपचिपा सा महसूस हुआ जैसे ही उसका हाथ जमीन में घुसा। जैसे ही चेन जियांग ने शैतान को निगलने की तकनीक का प्रयोग किया, वह गहरी और दमनकारी सच्ची क्यूई तुरंत उसकी बाह की मेरिडियन में प्रवाहित हुई और उसके पूरे शरीर में फैल गई। अवशोषण की यह गति बहुत तेज थी। वह आदमी भी जमीन से बाहर निकल आया, लेकिन चेन जियांग का हाथ उसके शिकार के पेट में ही रहा। वह आदमी देखने में एक साधारण अधेड़ उम्र के आदमी जैसा लग रहा था, हालांकि उसका चेहरा दर्द और डर से पूरी तरह विकृत हो गया था। उसे अपने डेंटियन से अपनी सच्ची क्यूई का लगातार नुकसान महसूस हो रहा था, साथ ही दर्द भी, लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह था उसके पूरे शरीर में सुन्नता का एहसास। उसकी नसों में सुन्नता ने उसके पूरे शरीर को शक्तिहीन बना दिया था। तुम चेन जियांग हो? उस आदमी ने मुश्किल से कुछ शब्द कहे। चेन जियांग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पूरी एकाग्रता से अपने शरीर में उमड़ रही उस दमनकारी सच्ची क्यूई को दबा रहा था। इस बीच उस आदमी को जल्द ही एहसास हो गया कि चेन जियांग ने घात लगाकर किए गए हमले को देख लिया है। तुम्हें कैसे पता चला? उस आदमी ने मुश्किल से पूछा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस पर घात लगाकर हमला किया गया है। उसे अपनी छिपने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। चेन जियांग ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया और उस आदमी की सच्ची क्यूई को पागलों की तरह निकालना जारी रखा, जबकि उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा था। हालांकि वह अभी भी जीवित था, हालांकि मुश्किल से। मैंने तुम्हारी शक्ति पहले ही निकाल ली है, इसलिए मैं तुम्हें संतुष्ट होकर मरने दूंगा। मुझे चरम मार्शल संप्रदाय के एल्डर टैन के लू परिवार से हाथ मिलाने के बारे में पता था। मुझे लगा कि एल्डर टैन द्वारा बताए गए रास्ते पर कोई मुझ पर घात लगाने की योजना बना रहा है, इसलिए मैंने भी वैसा ही जवाब दिया। चेन जियांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उस आदमी के चेहरे पर आक्रोश था, हालांकि उसकी मरती आंखों के भावों में साफ तौर पर छिपी हुई ईर्ष्या झलक रही थी। शैतानी रास्ते पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति चेन जियांग से बेहद ईर्ष्या करेगा, जिसके पास एक ऐसी युद्ध तकनीक थी जो दूसरों की सच्ची ची को अवशोषित कर सकती थी। शैतानी रास्ते के संप्रदायों में ये तकनीक व्यवहारिक रूप से सबसे ज्यादा चाहिए और मांगी जाने वाली तकनीक थी। चूंकि तुम्हें जमीन में छिपना इतना पसंद है, तो तुम हमेशा के लिए वहां रह सकते हो। चेन जियांग बेरहमी से हंसा और मरते हुए हत्यारे को जलाने और उसे मिट्टी से ढकने से पहले उसका हाथ वापस खींच लिया। चूंकि चेन जियांग ने अभी अभी 5वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र में किसी व्यक्ति से सारी सच्ची ची निगल ली थी, इसलिए उसे जल्दी से उसे परिष्कृत करने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। हालांकि वहां बहुत सारी सच्ची ची थी। उसे परिष्कृत करने के बाद भी उसे केवल 30 से 40% ही प्राप्त हो पाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि अवशोषित सच्ची ची के अंदर ढेर सारी अशुद्धियां थीं। चेन जियांग को उसे कई बार परिष्कृत करना पड़ा, इससे पहले कि वह उसे अपने दांतियन में रहने वाले 5 पशु रूपों में समाहित करने लायक शुद्ध बना सके। 3 दिन बीतने के बाद चेन जियांग जागा। इससे पहले प्रत्येक दिव्य पशु रूप में 15 सच्चे तत्व कण प्रकाशित थे। हालांकि अब प्रत्येक पशु रूप में 17 प्रकाशित सच्चे तत्व कण थे। कुल मिलाकर 10 कण बढ़ गए। हालांकि उस व्यक्ति की सच्ची क्यूई काफी प्रबल थी। अंततः चेन जियांग उसका एक छोटा सा हिस्सा ही एकीकृत कर पाया। जागने के बाद चेन जियांग खदान की ओर चलता रहा। लगभग आधे घंटे चलने के बाद उसे अचानक एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये युलान की आवाज है। चेन जियांग ने अपने कदमों को तेज करते हुए मन ही मन खुशी जताई। अध्याय 0204 अप्रत्याशित मुठभेड़। अध्याय 204 अप्रत्याशित मुठभेड़। लेन युलान की उपस्थिति चेन जियांग की उम्मीदों से पूरी तरह से अलग थी।
इससे उसे कुछ संदेह हुआ, साथ ही चिंता भी हुई क्योंकि उसने जल्द ही महसूस किया कि लेंग युलान वास्तव में किसी और के साथ लड़ रही थी। चेन जियांग एक पेड़ की चोटी पर कूद गया। अचानक एक सफेद बालों वाली लड़की उसकी नजर में आए। लेंग युलान के सफेद बाल किसी लटकते हुए शॉल जैसे थे। उसका तीखा सुंदर चेहरा गर्व और शीतलता से भरा हुआ था। उसकी हल्की सी मुड़ी हुई भौहें और चमकदार काली पुतलियों का संयोजन एक राजसी आभा बिखेर रहा था, जो अब मुख्य रूप से उसके सामने खड़े कई दुश्मनों पर केंद्रित थी। हालांकि उसने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली काला कवच पहना हुआ था, फिर भी वह उसके आकर्षक और परिपक्व शरीर को छिपा नहीं पा रहा था। उसकी पीठ पर एक बड़ी तलवार रखी थी। कुल मिलाकर वह परिपक्वता, लालित्य, अत्याचार और गर्व का आभास दे रही थी, जो एक विचित्र प्रकार के आकर्षण से भरा हुआ था। युलान 20 साल से भी कम उम्र की लगती है, फिर भी वह बहुत खूबसूरत है। चेन जियांग ने मन ही मन प्रशंसा की। सफेद बालों वाली राक्षसी, तुम बार बार हमारा रास्ता रोक रही हो। आज हमने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया है। हा, तुम जरूर मरोगी। बोलते हुए एक आदमी ने अपनी तलवार लेंग युलान की ओर घुमाई, उस पर वार करते हुए, जबकि अन्य 5 आदमियों ने भी एक साथ हमला शुरू कर दिया। चेन जियांग कूदने ही वाला था कि अचानक उसे एक तीव्र शीत क्यूई फैलती हुई महसूस हुई। लेंग युलान के आकर्षक शरीर से एक दमनकारी शीत क्यूई लगातार बह रही थी। उसके शरीर के चारों ओर अचानक बर्फ की कुछ दीवारें दिखाई दीं, जो उन आदमियों के तलवार के वार को रोक रही थीं। उसी समय लेंग युलान की आकृति गायब हो गई। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह अत्यधिक तेज गति के कारण था। चेन जियांग को याद आया कि लेंग युलान ने उसे पहले बताया था कि वह गति में माहिर है। चेन जियांग अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके लेंग युलान के पीछे पड़े हुए निशान को समझ सकता था। हालांकि अगर वह उसका अनुसरण करना चाहता तो यह अत्यधिक असंभव होता। ठंडी रोशनी की चमक के साथ लेंग युलान प्रकट हुई और उसने अपनी पीठ पर रखी उस विशाल और दबंग विशालकाय तलवार को बाहर निकाला और एक आदमी को 2 टुकड़ों में काट दिया। शुआ शुआ शुआ, लेंग युलान ने झटपट उन लोगों का सिर काट दिया जो बर्फीले ठंडे वातावरण में थे। जमी हुई जमीन अब पूरी तरह से गर्म खून से ढक गई थी, क्योंकि वह बहुत जल्दी जमकर एक खूबसूरत लाल बर्फ में बदल गई थी। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी हिंसक होगी। हालांकि वह जानता था कि लेंग युलान के पिता एक प्रसिद्ध जनरल थे और बेहद निर्दयी भी, इसलिए लेंग युलान का अपने पिता जैसा होना स्वाभाविक ही था। अभी भी छिपने जा रही हो, जल्दी से बाहर निकलो। मुझे किसी और को मारने में कोई आपत्ति नहीं है, लेंग युलान ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में राजसीपन और गर्व के साथ साथ एक ठंडा और निर्दयी इरादा भी था। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली। लेंग युलान वास्तव में सच्चे मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर पर था और उसके पास बहुत समृद्ध सच्ची क्यूई थी। इसके अलावा लेंग युलान के पास एक दोहरी शिरा भी थी, अग्नि और बर्फ की स्वर्गीय शिरा, जो दिव्य शिरा से बस एक स्तर नीचे थी। अभी कुछ देर पहले लेंग युलान को कई दूसरे स्तर के ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्टों ने घेर लिया था, फिर भी उसने 2-3 वार में सबको खत्म कर दिया। चेन जियांग को इस बात का अफसोस था कि उन्हें मारते हुए उसने पलक तक नहीं झपकाई। ये बहुत ही बर्बर था। चेन जियांग पेड़ों से उड़कर आकाश में उड़ गया और लेंग युलान के ठीक सामने उतरा। उसने उसे ध्यान से देखा। उसने उस ठंडे और गर्वीले तेजस्वी चेहरे को, उस बर्बर सफेद बालों वाली सुंदरी को देखा, जिसके पूरे शरीर से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसके शरीर का हर अंग एक जैसा आकर्षक था। उसके सफेद बालों के साथ साथ ठंडा और गर्वीला स्वभाव, बेजोड़ परिपक्व चेहरा और गर्व से भरी हुई छाती, जो कवच से लिपटी होने के बावजूद साफ दिखाई दे रही थी, लोगों को खुद को 2-4 नजरें डालने से रोक नहीं पा रही थी। फिर से देखो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, लेंग युलान गुस्से से चिल्लाई। चेन जियांग की नजरें उस पर काफी देर तक टिकी रहीं, खासकर उसके उभरे हुए वृक्षों पर। लेंग युलान ने चेन जियांग को पहचाना नहीं। भेष बदलने के बाद उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी का रूप धारण कर लिया। जब लेंग युलान और चेन जियांग की मुलाकात बहुत पहले हुई थी, तब वह अभी भी एक किशोर ही था। अगर तुममें धार्मिकता का भाव न होता तो मैं तुम्हारा सिर पहले ही काट चुकी होती। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम गर्वित तलवार संप्रदाय के वो नर्म कमीने नहीं हो। लेंग युलान ने चेन जियांग की कमर पर बंधी तलवार की ओर देखते हुए कहा। चेन जियांग ने चारों ओर नजर घुमाई, फिर मुस्कुराया। युलान, यह मैं हूँ चेन जियांग। ये सुनकर लेंग युलान चौंक गई। कुछ कदम पीछे हटने के बाद उसने चेन जियांग को गौर से देखा और आखिरकार उसकी आंखें चेन जियांग की आंखों पर टिक गईं। भाई, क्या ये सच में तुम हो? लेंग युलान को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो चेन जियांग को पहचान नहीं पा रही थी। हालांकि आवाज जानी पहचानी लग रही थी और ज्यादातर लोग उसके और चेन जियांग के रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे। उसे अब भी यकीन करना मुश्किल लग रहा था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा बनाए रखी। हे, उस मूर्ख युवराज ने तुम्हें जहरीली सुइयों से घायल कर दिया था। बाद में मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हें एक धातु आत्मा फल भी दिया और तुम्हें चरम मार्शल संप्रदाय में जाने के लिए कहा। चेन जियांग हंसा और बोला। अचानक उसकी हथेली पर पानी की एक धार प्रकट हुई, जिसने उसके चेहरे का मेकअप धो दिया और एक कोणीय और सुंदर चेहरा प्रकट हुआ। भाई, उस चेहरे को देखते ही लेंग युलान की आंखें अचानक नम हो गईं। उसने खुद को चेन जियांग की बाहों में झुला दिया। शायद वो बहुत ज्यादा खुश थी। यह जिद्दी, ठंडी और घमंडी सफेद बालों वाली हसीना सचमुच रोने लगी। छोटी बच्ची, रो क्यों रही हो?
मुस्कुराओ मुस्कुराओ। चेन जियांग उस खूबसूरत चेहरे को सहलाते हुए हंसा। हालांकि वे ज्यादा समय से साथ नहीं थे, पता नहीं क्यों, फिर भी दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते थे। लेंग युलान ने अपने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कुराहट दी। वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी, बारिश के बाद इंद्रधनुष की तरह है, जिससे चेन जियांग का ध्यान भंग हो गया। युलान, तुम बड़ी होकर भी बहुत अच्छी हो, और तो और कितनी जबरदस्त हो। अभी तो तुम मुझे नपुंसक बनाने के लिए बेताब थीं, चेन जियांग ने चिढ़ाते हुए कहा, जिससे लेंग युलान ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसके ठंडे और गर्वीले चेहरे पर एक अजीब सी लाली आ गई और उसने जवाब में हल्के से थूका। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए उसके मुलायम और सुंदर सफेद बालों को सहलाते हुए पूछा, युलान, क्या तुम आइसविंड वैली में ठीक हो? वहाँ कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? भाई, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेंग युलान ने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। हालांकि वह उन प्यारी मुस्कुराती लड़कियों जैसी नहीं लग रही थी, फिर भी इस समय वह बेहद आकर्षक लग रही थी। यह अच्छी बात है, चलो बात करने के लिए किसी और जगह चलते हैं। चेन जियांग ने जमीन पर बिखरे शवों को देखा और अपना चेहरा भींच लिया। लेंग युलान ने एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह सिर हिलाया। उसके दिल में चेन जियांग के प्रति कृतज्ञता के अलावा कुछ नहीं था। उसने उसकी किस्मत बदल दी थी, वरना वह आज इतनी मजबूत नहीं होती, यहाँ खड़ी भी नहीं होती। लेंग युलान ने कुछ लपटें छोड़ी और उन लाशों को जला दिया। फिर चेन जियांग का हाथ पकड़ा और जंगल में एक परिचित रास्ते से नीचे चला गया, जो एक बहुत ही गुप्त गुफा की ओर जाता था। भाई, जब मैंने तुम्हारे बारे में ये बातें सुनी तो मैं बहुत चिंतित हो गया। पहले तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट जाने वाला था, लेकिन डीन ने मुझे जाने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। लेंग युलान ने चेन जियांग को हल्की फूलों वाली और खुशबूदार शराब दी। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि लेंग युलान खुशी के मारे सचमुच नशे में धुत हो जाएगी। चेन जियांग मुस्कुराया, युलान, पहले तुम मजबूत हो जाओ। भाई अपना सामान संभाल सकता है, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेंग युलान ने शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाली। सिर्फ चेन जियांग के सामने ही वह एक सामान्य लड़की बन सकती थी। हुम्फ, भाई मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। तुमने मुझे बार बार बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए दान भेजे हैं। इस घाटी में बहुत लालची लोग थे, मैं बस किसी तरह भाई की मदद करना चाहती थी। लेंग युलान बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति वाली लड़की थी। वह सारा दिन चेन जियांग की छोटी, सतर्क बहन बनकर नहीं रहना चाहती थी। वह हमेशा अपनी ताकत बढ़ाती रहती थी ताकि एक दिन चेन जियांग की मदद कर सके। हालांकि वह जानती थी कि चेन जियांग अपने आप में बहुत दुर्जेय है। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, क्या इसीलिए आप यहाँ आए हैं? चरम मार्शल संप्रदाय को उन शैतानी मार्शल कलाकारों से बचाने में मदद करने के लिए? लेंग युलान ने अपना सिर हिलाया। गर्वित तलवार संप्रदाय चरम मार्शल संप्रदाय के सदस्यों से छुटकारा पाने के लिए शैतान पथ मार्शल कलाकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो पिछले 10 वर्षों से यहाँ खनन कर रहे हैं। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस मामले के पीछे एक और छिपा हुआ मामला है। क्या ये सच है? चेन जियांग ने पूछा। अध्याय 0205 भीषण तूफान। अध्याय 205 भीषण तूफान। ये सच है। मैं यहाँ 2 महीने से हूँ और मैंने शैतान यांग कबीले के शिष्यों को प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्यों से बात करते सुना है। इतना ही नहीं, हमारे डीन के अनुसार प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय में कई सालों से आपसी कलह चल रही है। एक पक्ष ने शैतान यांग कबीले के साथ सांठगांठ कर ली थी, जिसका नेतृत्व प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के उत्तरी पर्यवेक्षक को करना चाहिए था। हालांकि कोई सबूत नहीं था, इसलिए मेरे डीन कोई कार्रवाई नहीं कर सके। लेंग युलान ने उत्तर दिया। चेन जियांग ने प्रबुद्ध गुफा में कुछ पत्थरों को देखा और कहा, युलान, तुम 2 महीने से यहाँ अकेले रह रही हो, यह आसान नहीं रहा होगा। ये तो साधना के दौरान मैंने जो कुछ भी झेला है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। अब तो ये तो और भी बुरा है। लेंग युलान ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसे इससे कोई लेना देना ही न हो। फिर मुस्कुराए, भाई, अब मैं निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं सच्चे मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर पर हूँ और मेरे पास अग्नि और हिम दिव्य शिरा भी है। हालांकि मेरी रक्षा के लिए डीन ने घोषणा की है कि मेरे पास केवल अग्नि और हिम स्वर्गीय शिरा ही बाहर है। चेन जियांग इस रहस्योद्घाटन से दंग रह गया और सु मेयाओ और बाई यूयू भी बार बार विस्मित होकर बोले। लेंग युलान के पास वास्तव में अग्नि और हिम की दिव्य शिरा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी तेजी से आगे बढ़ गई। चेन जियांग ने पृथ्वी कोर दिव्य फल के गूदे का एक टुकड़ा निकाला और उसे लेंग युलान को दे दिया, जिसने बिना किसी औपचारिकता के उसे खा लिया। युलान, कुछ भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। हालांकि मैं सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही हूँ, अगर मुझे तुमसे लड़ना पड़े। हे, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। पृथ्वी कोर दिव्य फल खाने के बाद लेंग युलान ने पहले भौहें चढ़ाईं और फिर मीठी मुस्कान के साथ कहा, भाई, ये तो बढ़िया चीज है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से आंखें खोलने से पहले थोड़ा आराम किया। चेन जियांग एक पल के लिए हैरान रह गया। भले ही वो एल्डर डैन हो या गु डोंगचेन, निर्वाण क्षेत्र के ये दिग्गज, उन्हें अर्थ कोर डिवाइन फ्रूट पल्प को परिष्कृत करने में कई दिन लग गए, लेकिन लेंग युलान ने तो इसे पल भर में ही परिष्कृत कर दिया था। युलान, क्या तुमने इसे परिष्कृत नहीं किया? चेन जियांग ने पूछा। मैं इसे परिष्कृत कर रहा हूँ। बस मेरी अग्नि और बर्फ की सच्ची क्यों ही बहुत खास है। ये खुद को परिष्कृत कर सकती है और फिर उस शक्ति को मेरे शरीर में समाहित कर सकती है। लेंग युलान ने एक बार फिर चेन जियांग को उस सुगंधित शराब का एक गिलास पिलाया। भाई, तुम कहते हो कि तुम मुझसे बेहतर हो, तो फिर लड़ाई कैसी रहेगी? लेंग युलान ने अपनी ज़ैद मुठियां भींच लीं और उत्साह से पूछा।
चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी बहन इतनी झगड़ालू होगी। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे यहाँ के काम निपटाने दो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में खेलने के लिए ले चलूंगा, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ उसकी इतनी शक्तिशाली बहन थी। चेन जियांग को अचानक बहुत सुकून महसूस हुआ। भले ही डीन मुझे रोकने आए, मैं फिर भी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट तक आपका अनुसरण करूंगा, लेंग युलान ने उत्साह से कहा। क्या आपकी डीन महिला है? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, हालांकि मैंने उसका चेहरा पहले कभी नहीं देखा। वह तुम्हारे चरम मार्शल संप्रदाय के एल्डर डैन जैसी ही है, जो हर समय मुखौटा पहने रहती है। जब मैं चरम मार्शल संप्रदाय में गया था तो एल्डर डैन ने ही डीन से मेरी सिफारिश की थी। बाद में वह मुझे सीधे आइसविंड वैली ले गई। वह मेरे साथ बहुत अच्छी है और ऐसा लगता है कि उसके और दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। पिछली बार महारानी ने ही बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को भेजा था। भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मंगेतर जू जियान होगी। आखिरी वाक्य बोलते हुए लेन युलान की आवाज में थोड़ी ईर्ष्या थी। जब चेन जियांग ने दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी एल्डर डैन, आइसविंड वैली की डीन लियू मैंगर और डैन जियांग ताओयुआन की डीन, इन 4 महिला दिग्गजों के बारे में सोचा तो चेन जियांग जोर से मुस्कुराए। इन चारों में से तीन अलग अलग क्षेत्रों की शक्तिशाली सेनाओं के दिग्गज थे, जबकि एल्डर डैन को चरम मार्शल संप्रदाय के दिग्गजों में से एक माना जा सकता है। और ये चारों महिलाएं थीं। दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की लियू मैंगर को छोड़कर बाकी तीनों बेहद रहस्यमयी थीं। और उन सभी के बीच घनिष्ठ संबंध भी प्रतीत होते थे। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट द्वारा खोदी गई नस इस समय शैतान यांग कबीले के अनुयायियों द्वारा घेर ली गई है और घेराबंदी में है, लेकिन आपके एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के सदस्यों से निपटना इतना आसान नहीं है। फिलहाल खदान अभी भी खतरे में नहीं है। शैतान यांग कबीला भी ज्यादा दबंग होने की हिम्मत नहीं करता। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को नाराज किया तो उनका हश्र अच्छा नहीं होगा। मैं शैतान यांग कबीले से निपटता रहा हूँ और कभी कभी कुछ लोगों का कत्लेआम भी करता हूँ। हालांकि लेंग युलान ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना यहाँ चेन जियांग से होगा। भाई, अगर हम इस मामले को अच्छी तरह से सुलझाना चाहते हैं तो हमें कम से कम छठे स्तर के सच्चे मार्शल दायरे की ताकत की जरूरत है। लेकिन सिर्फ आपको, जो सच्चे मार्शल दायरे के सिर्फ दूसरे स्तर के मार्शल कलाकार हैं, भेजा गया है। क्या हो रहा है? और आपके पास कोई और साथी भी नहीं है? लेंग युलान ने गंभीर नजर से पूछा। चेन जियांग ने व्यंग्य करते हुए जवाब दिया। एक आदमी मुझे मारना चाहता है, लेकिन उसने जल्दी से लेंग युलान को चल रहे और हाल के मामलों के बारे में बताया, बेशक निगलने वाले हिस्से को छोड़कर। भाई, तुम सचमुच कपटी हो, लेंग युलान ने कहा। तुमने वास्तव में एक 5वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार को मार डाला। वह उन कमांडरों में से एक होना चाहिए जिन्हें मैंने पहले देखा है। चेन जियांग ने बहुत अहंकार से कहा। लू शांग, वह सच्चा 9वां सच्चा मार्शल क्षेत्र मार्शल कलाकार भी मेरे द्वारा मारा गया था। मात्र 5वें स्तर का सच्चा मार्शल क्षेत्र क्या मायने रखता है? इसकी कोई गिनती नहीं। तुमने बिजली की ताकत पर भरोसा किया था। और ये बहुत खतरनाक था, लेंग युलान ने कोमल स्वर में कहा। इस समय उन खूबसूरत आंखों में युद्ध की लालसा भरी हुई थी। वह अपने बड़े भाई से मुकाबला करने के लिए बेताब थी। चेन जियांग ने लेंग युलान की लड़ने की इच्छा को हंसी में उड़ा दिया। उसने लेंग युलान के चेहरे को छुआ और कहा, मैं खदान में प्रवेश करने जा रहा हूँ और उन लोगों से छुटकारा पाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ आओगे? लेंग युलान ने चेन जियांग और उसके खूबसूरत चेहरे को घूरा और अपना खूबसूरत हाथ बढ़ाकर उसे छूने से खुद को रोक न सकी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं उसे मौत की तलाश में जाने वाला मूर्ख जरूर कहूंगी। लेकिन अगर बड़े भाई को मरने से डर नहीं लगता तो मैं, तुम्हारी छोटी बहन, कैसे डर सकती हूँ? चेन जियांग मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम सचमुच डरे नहीं? बिल्कुल नहीं, चलो अभी चलते हैं। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ दुनिया घूमने के बारे में सोचती रही हूँ। यही मेरी दिली तमन्ना है। लेंग युलान ने वह बड़ी तलवार अपनी पीठ पर रखी और चली गई। लेंग युलान ने जाने को कहा और फिर तुरंत, सचमुच निर्णायक रूप से, चली गई। चेन जियांग गुफा से बाहर और जंगल में उसके पीछे पीछे सावधानी से चलता हुआ चला गया। इस समय लेंग युलान बहुत उत्साहित थी। चेन जियांग के साथ रहना उसकी सच्ची इच्छा थी। युलान, असल में मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आइसविंड वैली जाने की योजना बना रहा था। तुम्हारा यहाँ आना मेरी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से तुमसे संपर्क करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा। डीन ने मुझे बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए मजबूर किया है। वह मुझ पर बहुत सख्त हैं। अगर ऐसा न होता तो मैं इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? वह चाहती थी कि मैं तेजी से आगे बढ़ूं ताकि मैं आने वाले तूफान का सामना कर सकूं, वरना उस समय मेरी जान भी जा सकती थी। लेंग युलान ने कहा। एक भयंकर तूफान। चेन जियांग को अचानक 3 दिव्य लोकों के बीच हुए महायुद्ध का ख्याल आया। ये याद करते ही चेन जियांग का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। चरम मार्शल संप्रदाय अभी बड़े बदलावों से गुजरा था और हो सकता है कि इसी महातूफान की तैयारी में गु डोंगचेन और वू काइमिंग को भी इस बड़ी घटना के बारे में पता चल गया हो। प्रत्येक 1 लाख वर्ष बाद तीनों स्वर्गीय क्षेत्र एक साथ एकत्रित होते हैं और एक मार्ग बनाते हैं जो महान युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है। युलान, तुम्हें और भी गंभीरता से साधना करनी होगी। वह प्रचंड तूफान बेहद भयावह है। चरम मार्शल संप्रदाय ने अभी उसी तूफान की तैयारी शुरू की है। मैं तुम्हें कुछ बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस दूंगा, चेन जियांग ने भारी स्वर में कहा।
कोई जरूरत नहीं, बिल्डिंग फाउंडेशन डैन मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। मेरी तेज साधना का कारण बिल्डिंग फाउंडेशन डैन नहीं, बल्कि मेरी दिव्य शिराएं और वह स्थान जहां मैं साधना करता हूं, साथ ही क्रूर तकनीकें हैं। भाई, तुम्हें ये सब अपने लिए छोड़ देना चाहिए। लेंग युलान चेन जियांग की मदद के लिए बहुत आभारी थी और हमेशा सोचती रही कि उसका एहसान कैसे चुकाया जाए। हालांकि उसकी इच्छा के विपरीत उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। ये कहा जा सकता है कि चेन जियांग को किसी चीज की कमी नहीं थी। आखिरकार वह एक लेवल 4 कीमियागर था। जियान शियर वर्ल्ड से अध्याय 0206 शैतान धनुष पराक्रम अध्याय 206 शैतान धनुष पराक्रम। TLN कुछ बातें बतानी जरूरी हैं। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट सिर्फ 10 सालों से ही खनन कर रहा है। अध्याय 202 के आखिरी पैराग्राफ में एक गलती थी जिसमें बताया गया था कि 20 साल हो चुके हैं और प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के कब्जा करने का समय आ गया है। मैंने डाओ शी उस समय तक को कीशी इस समय समझ लिया था और इसीलिए गलती हुई। मैं इस बात को लेकर उलझन में था कि प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट कब्जा करने का समय होने के बावजूद हमला क्यों कर रहा था। अब आखिरकार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हा, माफ करना। चेन जियांग और लेंग युलान जंगल में छिप गए और दूर जंगल में दीवार पर नजर रखने लगे। चूंकि क्रिस्टल पत्थर की खदान बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए चरम मार्शल संप्रदाय ने खदान को मोटी और ऊंची दीवारों से घेर रखा था। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि वहां इतनी बड़ी इमारत होगी और जंगल में इतनी गहराई भी। उसने ये भी देखा कि गेट के ठीक सामने कई तंबू लगे थे जहां बहुत से लोग घूम रहे थे। वे सभी शैतान यांग कबीले के अनुयायी थे और वहां बहुत से लोग थे। उन्होंने तो सीधे प्रवेश द्वार के सामने डेरा डालने की हिम्मत भी की थी। कुल मिलाकर लगभग 100 शैतान यांग कबीले के शिष्य हैं। वे चरम मार्शल संप्रदाय के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली हैं, इसीलिए वे इतने साहसी हैं। लेंग युलान ने समझाया। उसने चेन जियांग का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे अचानक चिंता हुई कि वह तुरंत दौड़कर आएगा, जो बेहद खतरनाक होगा। युलान, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चेन जियांग मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, बस डर है कि तुम कोई लापरवाही न करो। लेंग युलान पिछले 2 महीनों से यहाँ रह रही थी और उसे इन शैतान यांग कबीले के अनुयायियों के बारे में कुछ समझ थी। अगर शैतान यांग कबीला इतना शक्तिशाली न होता तो वह पहले ही उन सबका कत्लेआम कर चुकी होती। मन ही मन वह मानती थी कि चाहे कुछ भी हो, चेन जियांग इस समय उससे कमजोर है। चेन जियांग ने एक काला धनुष निकाला और शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, युलान, क्या तुम जानती हो कि यह क्या है? उस धनुष को देखकर लेंग युलान थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर धीमी आवाज में बोला, जीवन की मांग करने वाला शैतान धनुष। मैंने सुना है कि भाई ने इसे 100 विष संप्रदाय के एक शिष्य को मारने के बाद प्राप्त किया था, लेकिन क्या भाई को इसके तुरंत बाद सच्चे मार्शल संप्रदाय के लियाओ शाओयुन ने घायल नहीं किया था, जिसने धनुष भी छीन लिया था? चेन जियांग हंसा और बोला, सही है, लेकिन लियाओ शाओयुन ने इसे अपने प्रशिक्षु को दे दिया था। उसके प्रशिक्षु को मारने के बाद मैंने इसे वापस ले लिया। आपको हमारे चरम मार्शल संप्रदाय के ग्रैंड टूर्नामेंट के दौरान परेशानी पैदा करने के लिए आने वाले सच्चे मार्शल संप्रदाय और जानवर मार्शल संप्रदाय के बारे में सुनना चाहिए था। लेंग युलान ने सिर हिलाया। उस समय चेन जियांग ने शानदार प्रदर्शन किया, 3 प्रतियोगिताएं जीती और लू परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को बुरी तरह हरा दिया। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान उत्पात मचाने आए 2 लोगों को बेरहमी से हराने की तो बात ही छोड़िए। ये ठीक इसी तरह था कि चरम मार्शल संप्रदाय ने सच्चे मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय से सारे संबंध तोड़ लिए। इसके बाद चेन जियांग ने काले कछुआ पर्वत में एक तीसरे स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार को मार डाला और उसके अंदर भी कई ऐसे ही काम किए। हालांकि लेंग युलान ने आइसविंड वैली कभी नहीं छोड़ी, फिर भी जानकारी उस तक पहुंच गई। वह देख सकती थी कि चेन जियांग की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी थी। लेंग युलान को ऐसा भाई पाकर बहुत गर्व था और चेन जियांग भी उससे बहुत प्यार करता था। उसने उसे वो कीमती बिल्डिंग फाउंडेशन डैन भी भेजे। भाई, तुम क्या करने जा रहे हो? लेंग युलान ने पूछा। चेन जियांग की बाह पर बैठी छोटी ड्रैगनी की शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय की मदद से वह तंबू के अंदर छिपे लोगों के साधना स्तर को जानने में सक्षम हो गया। 1 5वें स्तर का सच्चा मार्शल क्षेत्र, 3 तीसरे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र, 5 दूसरे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र, 10 पहले स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र, जबकि बाकी सभी नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार हैं। मैं इस धनुष का उपयोग 3 तीसरे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को मारने के लिए करूंगा और उसके बाद 5वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार से निपटूंगा। मैं बाकी गुर्गों को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। चेन जियांग ने एक तंबू की ओर निशाना साधते हुए कहा, रुको, मैं उस 5वें स्तर के ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट से निपटता हूँ। भाई, तुम जाकर उन गुर्गों से निपटो। लेंग युलान ने जल्दी से कहा। नहीं, मैं उससे निपट लूंगा। चेन जियांग ने उकसाया। उसके लिए 5वें स्तर का सच्चा मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार मामूली बात थी। आखिरकार उसके पास काला कछुआ एडामेंटाइल कवच था। वह स्वाभाविक रूप से सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के किसी भी व्यक्ति से निडर था। हालांकि लेंग युलान अलग था। भाई, उसे मेरे लिए छोड़ दो। मैं आइसविंड वैली में रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। अगर मैं उसे हरा नहीं सकता तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। लेंग युलान ने चेन जियांग का हाथ पकड़ा और छेड़खानी भरे अंदाज में कहा। चेन जियांग ने महसूस किया कि उसका हाथ 2 मुलायम गांठों के बीच फंस गया है और उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, बहादुर बनने की कोशिश मत करना।
लेंग युलान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और चेन जियांग के गालों पर एक चुंबन दिया, जिससे वह कुछ चौंक गया। लाल हुए चेन जियांग को देखकर लेंग युलान ने हंसते हुए कहा, भाई तुम सचमुच बहुत शर्मीले हो। चेन जियांग ने उसके सिर पर दस्तक दी, मुस्कुराया और कहा, तुम्हें पता है कि तुमने अभी अपने शुद्ध भाई के साथ छेड़छाड़ की है। लेंग युलान ने चेन जियांग की बाह छोड़ दी और अपने पिछले गंभीर रूप में लौट आए और अपने आसपास के माहौल से अनजान बन गई। चेन जियांग ने डिमांडिंग लाइफ डेविल धनुष उठाया और एक तंबू पर निशाना साधते हुए धीमी आवाज में हंसते हुए कहा, ये लोग बहुत महान हैं। उनमें से हर एक के पास अपना तंबू है। वास्तव में स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। तीसरे स्थान का 7वां स्तर का आत्मा हथियार। आखिरकार मैं देख पाऊंगा कि यह कितना शक्तिशाली है। लेंग युलान भी आगामी लड़ाई की बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, मैं इस चीज का उपयोग शायद ही कभी करता हूँ। इन लोगों से निपटने के बाद मेरा इंतजार करो, फिर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। बोलते हुए चेन जियांग ने अपनी सार्वभौमिक सच्ची यूनिवर्सल ट्रू क्यू को डिमांडिंग लाइफ डेविल बो में डाला। तभी अचानक एक काला तीर प्रकट हुआ। चेन जियांग ने अपनी दिव्य इंद्रिय से तंबू के अंदर मौजूद डेविल यांग ट्रू क्यू पर निशाना साधा। जैसे ही उसने शैतानी धनुष की डोरी छोड़ी, पलक झपकते ही एक काला तीर उस तंबू में जा लगा। चेन जियांग ने सीधे उस आदमी के डेंटियन पर निशाना साधा और जीवन की मांग करने वाले शैतानी धनुष का तीर उसके शरीर में घुसते ही एक शक्तिशाली ट्रू क्यू फूट पड़ा, जिसने पलक झपकते ही उस आदमी के शरीर के अंदर की हर चीज को नष्ट कर दिया। बिल्कुल खामोश और बेहद निर्दयी, और चेन जियांग ने उस भयावह यूनिवर्सल ट्रू क्यू का भी इस्तेमाल किया था, जिसने तीर को और भी भयानक बना दिया था, जिससे एक तीसरे स्तर के ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट की जान पलक झपकते ही लेना संभव हो गया। बहुत ही भयानक। भाई बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है, बेहतर है कि तुम इसे अपने पास ही रखो। लेंग युलान हल्के से मुस्कुराई। हालांकि वह जानती थी कि धनुष बहुत कीमती है, उसे लगा कि इसे चेन जियांग के पास छोड़ देने से वह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अच्छी बहन, मैं दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य का दौरा करूंगा और जियान के गुरु से तुम्हें एक अच्छा हथियार बनाने में मदद करवाऊंगा, चेन जियांग ने कहा। मुस्कुराते हुए सफेद बालों वाली सुंदरी के साथ नजारे का आनंद लेते हुए चेन जियांग ने एक और तीर चलाया, जिससे तीसरे स्तर के एक और सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार की मौत हो गई। अब चेन जियांग को समझ आ गया था कि इस डिमांडिंग लाइफ डेविल बो को 7वें स्तर के सभी स्पिरिट हथियारों में तीसरे स्थान पर क्यों रखा गया था और इसे डेविल बो क्यों कहा जाता था। ये बहुत शक्तिशाली था और डेविल बो पर लगे विशेष स्पिरिट व्यू से गुजरने के बाद ट्रू क्यू और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। लेंग युलान ने भी शॉट की अंतहीन प्रशंसा की। एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसने कहा, भाई डीन ने कहा कि वह मुझे एक शक्तिशाली बड़ी तलवार पाने में मदद करेगी। ये सिर्फ इतना है कि उसे अभी तक सभी सामग्रियां नहीं मिली हैं। ठीक है भाई, जियांग सियन मेरे जितना ही प्रसिद्ध है। आप बताएं कि मेरे और उसके बीच कौन अधिक सुंदर है। इस सवाल से चेन जियांग को पसीना आ गया। वह हंसा और बोला, अरे लड़की, तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रही हो, तुम दोनों समान रूप से सुंदर हो। लेंग युलान ने मीठी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान बेहद मनमोहक थी। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि यह शांत, घमंडी, परिपक्व और आकर्षक सफेद बालों वाली सुंदरी इतनी प्यारी भी होगी। उसे भाभी कहना बेहतर होगा। चेन जियांग ने हंसते हुए एक और तीर चलाते हुए कहा। इस तरह तीसरे स्तर के 3 सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार मारे गए। अगर इन 3 शैतान यांग कबीले के शिष्यों को पता चला कि उन्हें एक ऐसे बदमाश ने गोली मार दी है जो एक सुंदरी के साथ हंस रहा था, तो वे निश्चित रूप से अपनी कब्रों में पलट जाएंगे। नहीं, इससे वो बड़ी लगेगी। वो मुझसे बस थोड़ी ही बड़ी लगती है, इसलिए मैं उसे बहन ही कहूंगा। लेंग युलान बिगड़ैल बन रही थी क्योंकि वो चेन जियांग के साथ रहकर बहुत खुश थी। वो उसके सामने खुलकर पेश आ सकती थी, जबकि दूसरों के सामने वो हमेशा दबंग सी दिखती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो दूसरों से बहुत हिचकिचाती थी और यही उसका आत्म सुरक्षा तंत्र था। बिना किसी आवाज या सांस के हत्या कर दी गई, जिससे चेन जियांग ने अपने मिशन का आधा हिस्सा आसानी से पूरा कर लिया था। बेशक अगर वह किसी चौथे या 5वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार को गोली मारता, तो वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उसे पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए इन कमजोर शिष्यों से निपटने के बाद ही उसने उस 5वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार को गोली मारने का इरादा किया। इस तरह उस शक्तिशाली शैतान पथ मार्शल कलाकार के साथ लड़ाई के दौरान उसे और लेंग युलान को कम खतरा होगा। अध्याय 0207 भाई बहन मिलकर काम करते हैं। अध्याय 207 भाई बहन मिलकर काम करते हैं। चेन जियांग ने आसानी से 3 तीसरे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के शैतान यांग कबीले के शिष्यों से निपट लिया, लेकिन फिर भी वह वहां से नहीं हटा। उसने उन 5 दूसरे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों पर गोली चलाना जारी रखा। खैर, ये करना बहुत आसान था और इससे उसे बहुत सी मुश्किलों से बचने में मदद मिलेगी, जिनका उसे अंत में सामना करना पड़ेगा। युलान, क्या तुम जानती हो कि दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी और तुम्हारे डीन के बीच क्या संबंध है? चेन जियांग ने अपेक्षाकृत दूर स्थित तंबू पर निशाना साधते हुए एक बार फिर दूसरा तीर चलाते हुए पूछा। पता नहीं, हर बार जब वो आती है बहुत रहस्यमयी होती है, और जाते हुए भी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कब आती है और कब जाती है। डीन भी रहस्यमयी है, हम उसे अक्सर देख नहीं पाते और आमतौर पर आइसविंड वैली का प्रबंधन बुजुर्गों द्वारा किया जाता है। मैं इतने लंबे समय से आइसविंड वैली में हूँ, फिर भी डीन से 20 बार से ज्यादा नहीं मिली हूँ। लेंग युलान ने जवाब दिया। वो भी अनिश्चितता से भरी हुई थी और इस मामले को लेकर बहुत उत्सुक थी।
चेन जियांग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि डेनशियांग ताओयुआन के डीन और एल्डर डैन भी ऐसे ही थे, बिल्कुल अथाह और रहस्यमय। एल्डर डैन फिर भी अच्छी थी, कम से कम वे अक्सर दिखाई देती थीं। हालांकि डेनशियांग ताओयुआन के डीन और आइसविंड वैली के डीन दोनों ही पूरी तरह से रहस्य में डूबे हुए थे और बहुत कम ही बाहर जाते थे। वे सभी महिलाएं थीं, अपने अपने प्रभाव के दिग्गजों की तो बात ही छोड़िए। आखिर वे खुद को इस तरह क्यों छिपा रही थीं? एल्डर डैन के अनुसार उसने ऐसा अपनी रक्षा के लिए किया क्योंकि उसके पास पर्पल मून फायर स्पिरिट थी और खास तौर पर उसे फायर स्पिरिट के साधकों द्वारा पकड़े जाने का डर था। क्या आइसविंड वैली के डीन और डेनशियांग ताओयुआन के डीन भी समान कारणों से ऐसा ही कर रहे थे? क्या उन दोनों के पास अग्नि आत्मा थी या कोई और शक्तिशाली चीज? कुछ ही सेकंड में शैतान यांग कबीले के 5 दूसरे स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शलों को भी चेन जियांग ने चुपचाप निपटा दिया। थोड़ा आराम करने के बाद चेन जियांग भारी स्वर में बोला, युलान, क्या तुम तैयार हो? मैं 5वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार पर हमला करने जा रहा हूँ। अगर मैं उसे नहीं मार सका तो तुम्हें हमला करना होगा। लेंग युलान के जैड जैसे हाथ उसकी पीठ पर रखी उस बड़ी तलवार की मूठ पर पहले से ही थे। वह बिल्कुल गंभीर दिख रही थी, उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। चेन जियांग ने मांगलिक जीवन शैतान धनुष में बहुत सारी सार्वभौमिक सच्ची क्यूई डाली। जब धनुष और अधिक सच्ची क्यूई को अवशोषित नहीं कर सका तभी उसने तीर चलाया। वह तीर काफी बड़ा था। चेन जियांग ने उसे एक अपेक्षाकृत बड़े तंबू में मारा तो वह थोड़ा ही हिला, फिर अंदर से एक तेज गर्जना की आवाज आई। अचानक तंबू के ऊपर से एक हट्टा कट्टा आदमी निकला, हवा में उछला, एक काली तलवार लिए और गुस्से में बार बार दहाड़ने लगा। किस कुत्ते ने चुपके से इस बाप के खिलाफ साजिश रची है? जल्दी से बाहर निकलो। वह हट्टा कट्टा आदमी चिल्लाया। उस आदमी की दहाड़ के तुरंत बाद लगभग 100 लोग भी तंबू से बाहर आ गए। लेंग युलान ने अपनी पीठ पर बंधी उस बड़ी तलवार को एक ठंडी चीख के साथ अकेले ही पकड़ लिया और जोर से खींच लिया। वह और भी ज्यादा बहादुर, और भी ज्यादा खतरनाक, और भी ज्यादा जंगली लग रही थी। सफेद बालों वाली राक्षसी, तुम फिर से? उस आदमी ने अपनी बात पूरी ही की थी कि लेंग युलान का आकार गायब हो गया। पलक झपकते ही वह दर्जनों झांक दूर प्रकट हुई, दोनों हाथों से तलवार पकड़े उस आदमी की ओर तेजी से बढ़ी। ठंडी क्यूई फूट पड़ी और अचानक प्रवेश द्वार को ढक लिया। हालांकि ठंडी क्यूई के प्रकट होने के तुरंत बाद अचानक गर्मी का एक झोंका फूट पड़ा, जिससे लोग बहुत असहज हो गए। सबसे भयानक था उस गर्म और ठंडी क्यूई का सम्मिलन, जिसने एक बहुत ही अजीब सच्ची क्यूई का निर्माण किया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को एक अवर्णनीय असहजता का एहसास कराया। लेंग युलान का वार बेहद जबरदस्त था, लेकिन उस निर्दयी वार को एक काली तलवार ने रोक दिया। फिर भी एक धमाकेदार आवाज निकली और उस आदमी की तलवार में अचानक एक दरार पड़ गई। ये देखकर चेन जियांग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। आग और बर्फ की सच्ची ची के मिलन के बाद सच्ची ची वाकई इतनी भयानक हो गई थी। ये कल्पना करना बहुत मुश्किल था कि ऐसी लड़की इतनी जबरदस्त सच्ची ची छोड़ने में सक्षम होगी। और सच्ची ची के प्रभाव के बाद एक बहुत ही भयंकर विस्फोट भी हुआ। लेंग युलान की चौथे स्तर की सच्ची मार्शल दायरे की ताकत वास्तव में 5वें स्तर के किसी ऐसे व्यक्ति के बराबर थी जो शैतान यांग कबीले का ही था। हालांकि उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी, उसकी तलवारबाजी की तकनीक बहुत ही फुर्तीली और शानदार थी। जिसने भी ये दृश्य देखा उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। बेशक उसकी गति भी बहुत भयानक थी। वह अचानक गायब हो गई और उस आदमी के पीछे फिर से प्रकट हो गई, जिससे उसकी गतिविधियों पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो गया। वह आदमी सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था, इसलिए निश्चित रूप से वह शाकाहारी नहीं था। हालांकि वह लेंग युलान द्वारा दबा हुआ था, फिर भी वह उसके हमलों का प्रतिरोध करने में सक्षम था। लेंग युलान की गति का अनुसरण करना बहुत कठिन था, लेकिन उसके पास बहुत समृद्ध सच्ची क्यूई थी। वह हमेशा सही समय पर लेंग युलान के तेज प्रहारों का प्रतिरोध करने के लिए एक सच्ची क्यूई ढाल छोड़ देता था। यह आदमी दूसरे और तीसरे स्तर के ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट्स के आने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा था कि वह जल्द ही आराम कर लेगा, लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद भी वे कहीं नजर नहीं आए। सिर्फ 10 पहले स्तर के ट्रू मार्शल रियल्म और मॉर्टल मार्शल रियल्म के शिष्यों का एक बड़ा समूह दौड़कर आया। वे सभी बहुत कमजोर थे। लेंग युलान की दबंग ट्रू क्यूई के पास आते ही वे उड़ जाते। चेन जियांग को एहसास हुआ कि लेंग युलान बेहद दुर्जेय है और उसे अब कोई चिंता नहीं रही। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन जियांग ने अपनी कमर पर बंधी लोहे की तलवार निकाली और कुछ छलांगों के बाद शिष्यों के उस समूह के सामने पहुंच गया। शुआ 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 की आवाज के साथ उसने अपने हाथ में लंबी तलवार लहराई, साथ ही तलवार की क्यू भी हिलाई। तलवार की अंतहीन परछाइयां दिखाई दीं जब उसने लंबी तलवार में गहरी और भयानक सच्ची क्यू डाली, जिससे वह साधारण तलवार वध के दिव्य हथियार में बदल गई। कुछ ही समय में 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के कई शिष्यों के सिर काट दिए गए। सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्यों ने देखा कि चेन जियांग बेहद दुर्जेय है और तुरंत पीछे हट गए। लेंग युलान से लड़ते हुए उस आदमी ने पागलों की तरह कुछ नाम चिल्लाए। चेन जियांग ने अंदाजा लगाया कि ये लोग उसके शैतानी धनुष के नीचे मारे गए थे। उस आदमी के चिल्लाने पर भी तंबुओं से कोई और बाहर नहीं आया। युद्ध के दौरान क्यूई तरंगों से तंबू उड़ गए। इस स्थिति में उस आदमी को ये स्वीकार करना पड़ा कि वे सभी लोग पहले ही मर चुके हैं। इससे वह बेहद क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में लेंग युलान पर जोर से वार किया, लेकिन उसने आसानी से हमला टाल दिया, जिससे वह आदमी और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया।
चेन जियांग शिष्यों के एक समूह से घिरा हुआ था। वे सभी 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के साथ साथ एक स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार थे, लेकिन चेन जियांग की नज़र में वे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। सब लोग एक साथ। एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। उसने अभी एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक चेन जियांग की बाह से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसने तेजी से उस बड़े समूह की ओर झपट्टा मारा और गोल्डन ट्रू क्यूई से बनी एक बड़ी मुट्ठी उनकी ओर टूट पड़ी। एकदम घुटने वाली स्लॉटर क्यूई भी अचानक प्रकट हुई और उन लोगों के दिलों पर छा गई, जिससे वे एक जानलेवा डर में डूब गए। चेन जियांग ने लगातार मुंके मारे, जैसे तीव्र क्यू तरंगे तूफान की तरह फूट पड़ी और उस समूह की ओर तेजी से मिट्टी की एक मोटी परत को खुरचती हुई चली गईं। जैसे ही उन मुक्कों ने उन लोगों पर वार किया, वे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। बिजली के गरजने की तरह गरजने वाली आवाज ने सब कुछ हिला दिया। ये बेहद भयानक था। दीवार पहले से ही लोगों से भरी हुई थी, जो एक लड़के और एक लड़की की जोड़ी के उस तीखे हमले को देखकर अचंभित थे। हालांकि दोनों की सच्ची क्यूई विशेषताएं अलग अलग थीं, फिर भी वे समान रूप से दबंग और शक्तिशाली थे और अपने रास्ते की सभी बाधाओं को दूर कर रहे थे। पहाड़ों में खून जमा देने वाली चीखें गूंज रही थीं, जिससे हर कोई घबरा गया। चेन जियांग के हमले बेहद क्रूर थे। हर मुक्का एक सफेद बाघ की दिव्य मुट्ठी की तरह था, जो अपार वध क्यूई से भरा हुआ था। न केवल विस्फोटों से मारे गए लोग, बल्कि बची हुई क्यूई तरंगों ने भी कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्या ये किसी महाशक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट की ताकत थी? दीवारों पर खड़े लोग चेन जियांग के उन भयानक और क्रूर मुक्कों को हैरानी से देख रहे थे। हर मुक्के का वार पीड़ित को धुएं के गुबार में गायब कर देता था। इस तरह की ताकत देखकर वे सभी सदमे से हौंफ रहे थे। साथ ही वे मन ही मन खुश भी थे, क्योंकि आखिरकार कोई उन्हें बचाने आया था। अध्याय 0208 गर्वित तलवार संप्रदाय। अध्याय 208 गर्वित तलवार संप्रदाय। उन शैतान यांग कबीले के शिष्यों को अचानक लगा कि वे शैतान संप्रदाय के शिष्य कहलाने के लायक ही नहीं हैं। उनकी नज़र में चेन जियांग का अस्तित्व शैतान देवता जैसा था। चेन जियांग के क्रूर घूंसों से डरकर 10वें स्तर के कई नश्वर मार्शल क्षेत्र के शिष्यों की पैंट गीली हो गई। अब खदान के बाहर प्रवेश द्वार पर न केवल खून की गंध आ रही थी, बल्कि दुर्गंध भी फैल रही थी। अब लगभग 100 लोगों के मूल समूह में से 30 से भी कम शिष्य बचे थे। ये बचे हुए कुछ लोग डर के मारे भागने लगे और पागलों की तरह तीखी चीखें निकालने लगे। चेन जियांग ने उन पर हमला नहीं किया, फिर भी वे लोग डर के मारे तीखी चीखें निकालते रहे। उन लोगों को भागते देख चेन जियांग ने उनका पीछा नहीं किया। सभी सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार उसके हाथों मारे जा चुके थे। केवल 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के लोग ही बच निकले थे। उनके बारे में उसे जरा भी चिंता नहीं थी। उसने दूर किसी जगह पर देखा, जहां एक के बाद एक झटके आ रहे थे। वहां लेंग युलान आखिरी बचे आदमी से लड़ रहा था। चेन जियांग हमेशा उनकी लड़ाई पर ध्यान दे रहा था। लेंग युलान ने कितने वार किए ये पता नहीं था। उसके हमले हमेशा दूसरे पक्ष द्वारा या तो रोक दिए जाते थे या चकमा दे दिए जाते थे। हालांकि वह बहुत सहनशील और धैर्यवान थी और उसे युद्ध का बहुत अच्छा अनुभव था। वह जानती थी कि उसे शांत रहना होगा, भले ही उस आदमी ने उसे कितने ही बुरे शब्दों से कोसा हो। मानो उसके शब्द हवा के अलावा कुछ नहीं थे। उसकी ताकत मूल रूप से उस आदमी के बराबर थी। उसके पास कोई गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वरना वह युद्ध हार जाती। एक अवसर आया। लेंग युलान ने अचानक देखा कि वह आदमी थोड़ा धीमा था। उस अत्यंत छोटे से अंतर ने उसे उस आदमी की बाह काटने की अनुमति दी, क्योंकि उसने एक दयनीय चीख निकाली थी। दर्द से कराहते उस आदमी का फायदा उठाकर लेंग युलान ने तलवार से एक और वार किया। पलक झपकते ही वह गायब हो गई और उस आदमी के पीछे आ गई। उसने अपनी विशाल तलवार बहुत तेजी से आगे बढ़ाई, जो प्रकाश की किरण की तरह उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर उड़ती हुई दिखाई दी। उस विशाल तलवार ठंडी क्यूई के तुरंत बाद गर्म क्यूई निकली, जो एक अजीबोगरीब अनोखी सच्ची क्यूई में बदल गई, जिससे चटकने जैसी आवाजें निकल रही थीं। इस तरह की सच्ची क्यूई को उस विशाल तलवार में डाला गया और उस आदमी के शरीर में घुसा दिया गया, जो दूसरे सिरे से बाहर आ रही थी। इसके अलावा इससे एक छोटा सा विस्फोट भी हुआ, जिससे उस आदमी का ऊपरी शरीर उड़ गया। जैसे ही लेंग युलान ने अपने जेड जैसे हाथ हिलाए, आग की लपटें उस आदमी की लाश पर गिरीं और उसे राख में बदल दिया। तभी उसने एक गहरी सांस ली और हाँफते हुए चेन जियांग के सामने पहुंची। इससे दीवार पर खड़े लोग एक बार फिर डर से कांप उठे। एक लड़की वास्तव में इतने क्रूर और निर्दयी तरीके से किसी की हत्या कर सकती है? चेन जियांग ने एक रुमाल लिया और लेंग युलान के चेहरे पर पसीना पोंछते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अत्याचारी राजकुमारी, तुम वास्तव में एक लड़की की तरह नहीं लड़ती हो। भाई, मैं दुर्जेय हूँ, है ना? मैंने 5वें स्तर के ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला। लेंग युलान ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, इतना नहीं जितना मैं, अगर मैं होता तो मुझे इतना समय नहीं लगता। चेन जियांग ने अपना चेहरा दबाया और मुस्कुराई, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा, तो फिर हम मुकाबला क्यों नहीं करते? लेंग युलान ने तुरंत जवाब दिया और उसकी सुंदर आंखों में एक चमक आ गई। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया और कहा, अभी समय नहीं है, काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बोलते हुए उसने दीवार पर खड़े लोगों की ओर देखा। लेंग युलान की कमर को गले लगाया और एक हल्की छलांग लगाई, लगभग 20 झांग ऊंची दीवार पर कूद गया। चिंता मत करो, मैं एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से हूँ, मैं यहाँ के प्रभारी व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। चेन जियांग ने लेंग युलान को रिहा करते हुए कहा। वे लोग अभी भी पिछले नरसंहार के सदमे में डूबे हुए थे। जब चेन जियांग, यह वध करने वाला देवता, अचानक उनकी ओर झपटा, तो वे बुरी तरह डर गए और तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए।
चेन जियांग ने अपनी जेब से एक पदक निकाला जो एक चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्य की पहचान का प्रमाण था। ये लोग चेन जियांग के गर्वित तलवार संप्रदाय से होने पर संशय में थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग चरम मार्शल संप्रदाय से निकलेगा या कि चरम मार्शल संप्रदाय में इतना निर्दयी व्यक्ति होगा। अरे, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैंने तुम्हारी मदद की, क्या तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? लेंग युलान का तेजस्वी चेहरा पूरी तरह से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बेशक हम तुम्हें पहचानते हैं, ठंडी राक्षसी। हमने तुम्हारा नाम बहुत पहले सुना था, एक आदमी ने जल्दी से जवाब दिया। लेंग युलान यहाँ वाकई बहुत मशहूर थी क्योंकि वह अक्सर चेन जियांग के बारे में पूछताछ करने के लिए फ्रोजन स्वॉर्ड सिटी आती थी। इसके अलावा आइसविंड वैली भी पास ही थी और वह कभी कभी वहां से आते जाते कुछ अच्छे काम भी कर लेती थी। इसके अलावा उसके चमकदार सफेद बाल और एक आकर्षक रूप, गरजने जैसी हिंसा और हवा जैसी तेजी के साथ ये कल्पना करना मुश्किल नहीं होगा कि वह इतनी प्रसिद्ध न हो। चेन जियांग उस समय भेष बदलकर आया था। ये लोग उसे पहचान नहीं पाए और उसने भी अपना नाम नहीं बताया। उसे डर था कि अगर उसने अपना ठिकाना बताया तो बेवजह मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चेन जियांग और लेंग युलान ने एक आदमी का पीछा किया और एक गुफा से खदान में प्रवेश किया। अंदर कई सुरंगें थीं जो सुरक्षात्मक भूमिका भी निभा सकती थीं। चेन जियांग और लेंग युलान एक बहुत ही चमकीले पत्थर के कमरे में पहुंचे जहां उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जिसका रंग पीला था। एक नजर में कोई भी बता सकता था कि वह घायल था। डैन युआन, चेन जियांग ने पूछा और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जवाब में अपना सिर हिलाया। यहाँ आने से पहले चेन जियांग को एल्डर 10 से पता चल चुका था कि खदान का रक्षक 5वें स्तर का सच्चा मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार डैन युआन था। हालांकि अब जब वह घायल हो गया था तो चेन जियांग ने वाइट जेड डैन से भरा एक डिब्बा निकाला और उसे डैन युआन को ठीक होने में मदद करने के लिए सौंप दिया। डैन युआन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मैंने अभी अभी बाहर कुछ शोरगुल सुना है, लगता है कोई झगड़ा हुआ है। क्या हुआ? डैन युआन ने लेंग युलान को पहचान लिया और उसने पहले ही चरम मार्शल संप्रदाय से मदद मांग ली थी। वह जानता था कि कोई उनकी मदद के लिए आया है। चेन जियांग ने उत्तर दिया, मामला सुलझ गया है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोई दोबारा नहीं आएगा। यह मामला शैतान यांग कबीले और गर्वित तलवार संप्रदाय की मिलीभगत का काम होना चाहिए। मुझे आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग को सूचित करना होगा और उनसे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए और लोगों को भेजने के लिए कहना होगा। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, बॉस युआन, प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य बाहर आ गए हैं, वे आपसे बात करना चाहते हैं। डैन युआन एक पल के लिए थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हम बाहर जाएंगे। उसकी नज़र में चेन जियांग उससे भी ज्यादा ताकतवर था, वरना वह उन सभी शैतान यांग कबीले के शिष्यों से छुटकारा नहीं पा पाता। क्या गर्वित तलवार संप्रदाय के लोग इस मामले में हस्तक्षेप करने का इरादा रखते हैं? चेन जियांग ने पूछा। वास्तव में नहीं, दरअसल प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय आपसी कलह से अस्त व्यस्त है। उनके पास दूसरों को संभालने के लिए कोई खाली समय नहीं है। हालांकि प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय का एक नेता शैतान यांग कबीले के साथ सांठगांठ कर रहा है। उनके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय अभिमानी है, वे शैतान संप्रदाय के साथ सांठगांठ का दोष नहीं लेना चाहते। लेंग युलान ने उत्तर दिया। चेन जियांग और अन्य लोग गुफा के अंदर एक अपेक्षाकृत साधारण हॉल में पहुंचे। उन्होंने कई लोगों को अपनी कमर में तलवारें लटकाए देखा। उनकी म्यानें रत्नों से जड़ी थीं, एक चमकदार आभा से चमक रही थीं, भव्य वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे अहंकार से भरे हुए थे। सभी किशोर थे। एक नजर में ही पता चल गया कि वे सभी स्वाभिमानी तलवार संप्रदाय के अनुयायी थे। डैन युआन, हम फिर मिलेंगे, एक युवक ने उपेक्षा से कहा। डैन युआन को आते देख वह युवक खड़ा भी नहीं हुआ, बल्कि बेहद घमंडी मुद्रा में वहीं बैठा रहा। ये देखकर चेन जियांग और लेंग युलान बहुत दुखी हुए। डैन युआन भी कुछ हद तक नाराज था, लेकिन वह अक्सर गर्वित तलवार संप्रदाय के शिष्यों से निपटता था, इसलिए वह लंबे समय से इसका आदी हो गया था। लेंग युलान, उस युवक ने अचानक डैन युआन के पीछे सफेद बालों वाली सुंदरता को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, डैन जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेंग युलान ने ठंडी नजरों से जवाब दिया। ये बिल्कुल साफ था कि वह गैन जियान नाम के इस युवक के प्रति बेहद आक्रामक रुख रखती थी। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि गान जियान, हालांकि वह सुंदर था, लेकिन उसका अहंकार दूसरों को उसे घृणित समझने पर मजबूर कर देगा। गान जियान ने चेन जियांग पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह इस समय एक साधारण अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसा लग रहा था। इस समय गान जियान का सारा ध्यान लेंग युलान के शरीर पर था और गर्वित तलवार संप्रदाय के अन्य 4 शिष्य भी यही कर रहे थे। हालांकि हॉल सादा था, फिर भी उसमें रोशनी थी। ये देखना मुश्किल नहीं था कि लेंग युलान बहुत दुखी थी। उसे ये पसंद नहीं था कि कोई उसे इतनी बेशर्मी से देखे। बेशक चेन जियांग एक अपवाद था। प्रसिद्ध नायिका की प्रतिष्ठा के अनुरूप आप 100 से ज्यादा शैतान यांग कबीले के शिष्यों से निपटने में कामयाब रहीं। गान जियान ने कहा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। सभी का मानना था कि यह सब लेंग युलान की वजह से था। गैन जियान, क्या तुम यहाँ सिर्फ बकवास करने आए हो? मुझे तुम बहुत घिनौने लगते हो। अब जब तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो बाहर निकल जाओ। लेंग युलान ने गैन जियान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और जोर से चिल्लाया। ये सुनकर चेन जियांग चुपके से हंस पड़ा। लेंग युलान का अभिनय बहुत ही बोल्ड था, यहाँ तक कि उसकी बातचीत भी बेहद रूखी थी। गान जियान एक पल के लिए चौंक गया, उसका चेहरा बहुत भद्दा हो गया। बाद में उसने डैन युआन की ओर देखा और कहा, डैन युआन, मैं भी ज्यादा बातें नहीं करूंगा।
हालांकि लेंग युलान ने इस संकट को टालने में तुम्हारी मदद की थी, लेकिन शैतान यांग कबीले ने अभी तक अपने हथियार नहीं डाले थे। जब तक तुम इस खदान को हमारे साथ साझा करने को तैयार हो, हम प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देंगे। अध्याय 0209 पहचान उजागर। अध्याय 209 पहचान उजागर। चेन जियांग और बाकी लोगों ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट ने उन्हें खुली धमकी दी। जैसे ही डैन युआन मना करने वाला था, उसने चेन जियांग को ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए सुना। बिल्कुल नहीं। गन जियुजियान ने चेन जियांग की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह मिनॉन कहाँ से आ गया? क्या तुम देख नहीं सकते कि हम बात कर रहे हैं? इस घटिया आदमी को बीच में बोलने की इजाजत किसने दी? गन जियुजियान बस इतना ही बोल पाया था कि उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। चेन जियांग अचानक गायब हो गया। हालांकि गन जियुजियान की प्रतिक्रिया काफी तेज थी, फिर भी वह एक पल के लिए धीमा था और एक तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, जिससे सभी ने एक जोरदार थप्पड़ की आवाज साफ सुनी, जिसके तुरंत बाद दूसरा थप्पड़ पड़ा। चेन जियांग ने गन जियुजियान को बेरहमी से थप्पड़ मारा और फिर उसे पीछे से मारा। गन जियुजियान के गाल दर्द से सुन्न हो गए थे और वह कुर्सी से उछल पड़ा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और चेन जियांग ने जोरदार हाथ से वार करना शुरू कर दिया। तुम गान जियुजियान अवाक रह गया। पलक झपकते ही किसी ने उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए थे। अगर उसका विरोधी चाहता तो पलक झपकते ही उसका सिर काट सकता था। इतनी ताकत तो उसकी बस की बात ही नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक लड़ूंगा। हमारे स्वाभिमानी तलवार संप्रदाय के शिष्यों का अपमान कतई नहीं किया जा सकता। गान जियुजियान अचानक कुछ कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी उसने उस चमकदार म्यान से ठंडी रोशनी में चमकती एक लंबी तलवार धीरे से निकाली। जैसे ही तलवार म्यान से बाहर निकली, स्लॉटर क्यू ने अचानक उस छोटे से हॉल को भर दिया, जिससे सभी लोग बेहद डर गए। गर्वित रक्त तलवार 7वें स्तर के आत्मिक हथियारों में प्रथम स्थान पर, लेंग युलान ने कहा, जैसे ही वह चेन जियांग के पास पहुंची। गन जियुजियान ने लेंग युलान और चेन जियांग को बहुत अंतरंग अभिनय करते देखा और भी अधिक क्रोधित हो गया। गन जियुजियान ने व्यंग्य करते हुए कहा, चलो इसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। 4थे स्तर का सच्चा मार्शल क्षेत्र। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, सही कहा, मैं सच्चे मार्शल दायरे के 4थे स्तर पर हूँ और इस साल केवल 25 साल का हूँ। गान जियुजियान ने गर्व से उत्तर दिया, युलान तुम पीछे हटो, मैं इस आदमी से मुकाबला करूंगा। उसे बता दो कि तुमसे बेहतर हमेशा कोई न कोई होता है। चेन जियांग ने अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। गान जियुजियान ने कहा, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ बेहतर हो, लेकिन अगर मैं इस तलवार का उपयोग करता हूँ तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। लेंग युलान थोड़ी चिंतित थी, फिर भी वह पीछे हट गई। उस छोटे से हॉल में बहुत सारे लोग मौजूद थे। सभी मन ही मन उत्सुक थे कि आइसविंड वैली की लेंग युलान एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के किसी व्यक्ति के साथ इतने घनिष्ठ संबंध क्यों रखती है, जबकि दोनों के बीच इतनी दूरी थी। गान जियुजियान ने अपनी तलवार लहराई और एक कदम आगे बढ़कर चेन जियांग के सामने पहुंच गया। गान जियुजियान के हाथ में गर्वित रक्त तलवार ने एक भेदी वध करने वाली चीज छोड़ी जो वज्र की तरह चेन जियांग की ओर उड़ी। बिजली की रोशनी चमक उठी, छिटकती हुई चिंगारियां। सभी ने चेन जियांग के मुंह से बस एक तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य सुना। उसके बाद अचानक एक नीली आभा प्रकट हुई जो उस गर्वित रक्त तलवार पर ठंडी रोशनी से चमक उठी। देंग, एक भंगुर ध्वनि के साथ गर्वित रक्त तलवार 2 टुकड़ों में फट गई और सभी चौंक गए। उसी समय एक भव्यता से भरी सच्ची क्यूई ने छोटे से हॉल को घेर लिया। चेन जियांग की बाईं मुट्ठी से एक सुनहरी आभा फूट पड़ी और उससे भी ज्यादा रौबदार और भयावह क्यूई आभा फूट पड़ी। चेन जियांग की बाईं मुट्ठी एक सुनहरे ड्रैगन की तरह थी, सख्त और गंभीर, एक ऊंची प्रभावशाली आभा के साथ। ड्रैगन आभा मुट्ठी। चेन जियांग ने एक बार फिर ड्रैगन मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि इस तरह की ड्रैगन मार्शल तकनीक उसके शिक्षक हुआंग जितियान की नजर में निम्न दर्जे की थी, फिर भी यह बेहद दबंग थी। चेन जियांग ने गन जियुजियान के गर्वित रक्त तलवार को ब्लेड के प्रहार से तोड़ने के बाद उसने तुरंत गन जियुजियान की ओर एक ड्रैगन आभा मुट्ठी वार किया। जैसे ही ड्रैगन और फिस्ट छोड़ा गया, ऐसा लगा जैसे कोई पागल अजगर आसमान में दहाड़ रहा हो। ये बेहद डरावना था। इसकी आभा इतनी भयावह थी कि देखने वाले डर के मारे डूब गए। फुफफुस। गान जियुजियान के मुंह से तीर की तरह खून निकला जैसे ही हिंसक मुक्का उसके शरीर पर लगा। उसने अचानक जवाबी हमला किया जो उसके पीछे पत्थर की दीवार से जोर से टकराया और एक मानव गड्ढा बन गया। गर्वित रक्त तलवार तब तक कटी हुई थी जब तक ये स्पष्ट नहीं था कि चेन जियांग के घूंसे का शिकार जीवित था या मृत। चेन जियांग की शक्ति ने गर्वित तलवार संप्रदाय के उन अनुयायियों को गहरा सदमा पहुंचाया। लेंग युलान की सुंदर आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने चेन जियांग के उस लंबे कद को देखा। चेन जियांग की तुलना में वह हमेशा अपनी ताकत को लेकर घमंडी रही थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके और उसके भाई के बीच अभी भी कुछ दूरी है। कम से कम वह गर्वित तलवार संप्रदाय के सबसे कम उम्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं हरा सकती थी। तुम चेन जियांग हो? गान जियुजियान लगातार खून उगलते हुए जमीन पर लेटा हुआ था और निराशा से चेन जियांग के हाथ में मौजूद दबंग और शक्तिशाली नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड को घूर रहा था। ब्लेड के शरीर पर उस खतरनाक नीला ड्रैगन ने उसे डर के मारे बेदम कर दिया था। कुछ देर पहले उसे ऐसा लगा जैसे किसी गुस्सैल ड्रैगन ने उस पर हमला कर दिया हो। यह आदमी चेन जियांग निकला। न सिर्फ प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के अनुयायी घबरा गए, बल्कि चरम मार्शल संप्रदाय के लोग भी बेहद हैरान थे। चेन जियांग को देखते हुए सभी की आंखों में आश्चर्य और सम्मान का भाव था।
तुम्हारी बुद्धि बुरी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक अनुभव बहुत कम है। बहुत उतावले हो और बहुत ज्यादा घमंडी। तुम्हारा संप्रदाय भी ऐसा ही है और इसी वजह से वह लुप्त हो रहा है। इसे ले लो और चले जाओ। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मुझे उम्मीद है कि तुम किसी योग्य व्यक्ति को साथ लाओगे। चेन जियांग ने गन जियांग की ओर सफेद जेड से भरा एक डिब्बा फेंका। चेन जियांग को चरम मार्शल संप्रदाय का सबसे युवा विशेषज्ञ माना जाता था। अपनी उम्र के शुरुआती 20वें दशक में ही उसने कई जबरदस्त काम किए थे और कई ताकतों ने उसे भारी इनाम दिया था। कुल मिलाकर कुल 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थर। और तो और वह चौथे स्तर का कीमियागर भी था। गर्वित तलवार संप्रदाय के अनुयायी मुख्यतः तलवारों का प्रयोग करते थे और अगर उनके पास तलवारें न होती तो वे काफी कमजोर होते। इसीलिए जब चेन जियांग ने गान जियांग की तलवार तोड़ दी तो वह पूरी तरह से निढाल हो गया और उसी क्षण का फायदा उठाते हुए चेन जियांग ने मुक्का मारा, जिससे गान जियांग बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि जब चेन जियांग ने हमला किया तब भी उसे संयम का एहसास था, वरना गान जियांग पहले ही अपंग हो चुका होता। वापस जाओ और अपने प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के उच्च अधिकारियों से कहो कि वे हमारे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को फिर कभी धमकी न दें। मेरा एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय किसी दूसरे संप्रदाय से संबंध तोड़ने से नहीं डरता और अगर तुम नहीं चाहते कि मेरा एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय तुम्हारे प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के आंतरिक झगड़ों में दखल दे तो उस उत्तरी आदमी को जल्द से जल्द हटा दो जो शैतान संप्रदाय के साथ सांठगांठ कर रहा है। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के किसी शीर्ष अधिकारी जैसा ही था। चाहे उसका रौबदार अंदाज हो या उसकी आवाज, सब कुछ उन शीर्ष लोगों जैसा ही था। ये स्वाभाविक ही था। आखिरकार वह चरम मार्शल संप्रदाय के 3 दिग्गजों का युवा मार्शल चाचा था। वह अक्सर उन दिग्गजों के सामने दिखावा करता था, हालांकि वह ऐसा छुपकर करता था। गन जियांग ने चेन जियांग द्वारा पेश किया गया वह सफेद जेड बॉक्स कुचल दिया। गन जियांग ने दांत पीसते हुए कहा, चेन जियांग, मैं गन जियांग तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। चलो। गर्वित तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने गान जियांग का समर्थन किया, उस खंडित तलवार को उठाया और जल्दी से चले गए। उसे पता ही नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है। लिंग युलान ने हल्के से खर्राटे लिए और कहा। बाद में उसने चेन जियांग के हाथ में नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड देखा। वह विशाल ब्लेड चेन जियांग का खास हथियार था और किसी भी आत्मिक हथियार से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। भाई, तुम्हारा ब्लेड बहुत जबरदस्त है, क्या तुम मुझे इसे देखने दोगे? लिंग युलान ने उत्सुकता से पूछा। यह एक शानदार स्तर का उपकरण था जो एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी दुर्लभ था। चेन जियांग ने हंसते हुए ब्लेड उसे थमा दिया। जैसे ही लिंग युलान ने नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतान ब्लेड पकड़ा, वह अचानक एक कोमल चीख के साथ बोली। वह उसे जमीन पर गिरने से नहीं रोक पाई क्योंकि वह बहुत भारी था। चेन जियांग के हाथों में उसका वजन 10,000 जिन था, जबकि किसी और के हाथों में वह और भी भारी था, कम से कम लाखों जिन। लिंग युलान अभी भी ब्लेड नहीं उठा पा रही थी और कुछ देर उसे देखने के बाद उसने उसे चेन जियांग को वापस दे दिया। वह जानती थी कि वह अक्सर अपने आसपास के हर दुश्मन को मारने के लिए इसी ब्लेड का इस्तेमाल करता था। इतना भारी उपकरण चेन जियांग इतनी फुर्ती से इस्तेमाल करता था जिससे लिंग युलान मन ही मन उसकी और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगी। डैन युआन और बाकी लोग बिल्कुल अवाक रह गए। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने लिंग युलान को चेन जियांग को भाई कहते सुना था और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि चेन जियांग और लिंग युलान तो भाई बहन हैं। उन्हें और भी हैरानी इस बात से हुई कि ये भाई बहन दोनों ही असामान्य थे। इतनी कम उम्र में उनकी ताकत ही चौंकाने वाली थी। वरिष्ठ भाई डैन, चरम मार्शल संप्रदाय कोई कमजोरी नहीं दिखा सकता। डीन निश्चित रूप से मुझे उस तरह से दोषी नहीं ठहराएगा जैसा मैंने एक क्षण पहले किया था। मेरे वापस जाने का इंतजार करो, मैं संप्रदाय से और लोगों को भेज दूंगा, चेन जियांग ने कहा। अध्याय 0210 सफेद ड्रैगन रक्त। अध्याय 210 सफेद ड्रैगन रक्त। डैन युआन को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वह 5वीं श्रेणी का सच्चा मार्शल कलाकार था, फिर भी चेन जियांग की ताकत से वह दंग था। डैन युआन को अब समझ आ गया था कि चेन जियांग ने इतनी मुसीबत क्यों मचाई थी और क्यों वह तबाही का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि उसके बेईमान होने के कारण ही सभी 10 लाख क्रिस्टल पत्थर चढ़ाए गए थे। छोटे भाई, मैं ये जानता हूँ, प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय बहुत ही नर्मदिल लोग हैं। हालांकि वे बहुत घमंडी हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ शेख ही बघारना आता है, डैन युआन ने कहा। वह कई सालों से यहाँ रह रहा है। प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के बारे में उसे गहरी समझ है। शैतान यांग कबीले से निपटने के बाद चेन जियांग तुरंत वहाँ से नहीं गया। वह अभी भी डैन युआन के ठीक होने का इंतजार कर रहा था, तभी वह वहाँ से जाएगा। इससे खदान पर दोबारा हमला होने से रोका जा सकेगा। हालांकि वे एक गुफा में रह रहे थे, लिंग युलान को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसमें अकेले रहने की जबरदस्त क्षमता थी। यही वजह थी कि उसे दूसरी लड़कियों की तरह ऐसे माहौल से नफरत नहीं थी। और तो और वह दिन भर अपने भाई के साथ रह पाती थी। यही बात उसे सबसे ज्यादा खुश करती थी। भाई, तुमने मुझे जो फल दिया है वो वाकई लाजवाब है। मैंने अभी तक उसे निखारा भी नहीं है। लिंग युलान चेन जियांग की बाहों में लेटी हुई थी। उसे ये सुकून भरा एहसास बेहद पसंद था। चेन जियांग को भी उसे गले लगाना और उसके मुलायम खूबसूरत सफेद बालों को सहलाना अच्छा लग रहा था। चेन जियांग हंसा और बोला, तुम्हारा इस तरह से परिष्कृत होना और भी अधिक दुर्जेय है। ओह, यह सही है। युलान, क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस युवराज को कैसे सबक सिखाया?
हाँ, लेंग युलान ने उत्साह से जवाब दिया। हालांकि उसने धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सुनी थी, लेकिन वह जानकारी इतनी विस्तृत नहीं थी। चेन जियांग ने बहुत धैर्य से लेंग युलान के जाने के बाद अपने द्वारा किए गए चौंकाने वाले कामों का वर्णन किया। उसका मानना था कि एक बड़े भाई होने के नाते उसे अपनी बहन की नजरों में एक ऊंची और शक्तिशाली छवि बनानी चाहिए। इससे लेंग युलान को हमेशा ये सोचने से भी बचना होगा कि वह उससे ज्यादा मजबूत है। रात तक बातें होती रहीं और लेंग युलान फिर भी नहीं गया। चेन जियांग बिस्तर पर लेटी रही और उसकी बाहों में हाथ डाले। चेन जियांग की शेखी बघारते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। समय बीतता गया। लेंग युलान आखिरकार चेन जियांग के बगल में सो गई। लेंग युलान की प्यारी सी मुस्कान देखकर चेन जियांग ने चुपचाप उसके गाल पर एक चुंबन दे दिया। मेरे प्यारे भाई, शुरू से ही तुमने उसे अपनी बहन की तरह बुरे इरादों से अपनाया था, सू मेयाओ ने प्यार से थूका। इसके तुरंत बाद बाई यूयू की ठंडी डांट शुरू हो गई। चले जाओ, अपने विचारों को भटकने मत दो, चेन जियांग ने कहा। छी, तुम बिस्तर पर लेटे हुए उसे गले लगा रहे हो और तुम नहीं चाहते कि दूसरों के विचार गलत दिशा में भटकें। सू मेयाओ ने जीभ चटकाई और पलटकर कहा, बिल्कुल, तुम एक ही बिस्तर पर एक लड़की के इतने करीब हो। ये सचमुच घिनौना है। बाई यूयू ने ठंडी सांस ली। चेन जियांग ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बस जल रहे हो। हर रोज तुम मुझे नहाते हुए देखते हो और मैं एक शब्द भी नहीं कहती। अब जब मैं अपनी मुंहबोली बहन के साथ हूँ तो मुझे बिना वजह क्यों डांट रहे हो? तुम्हें कौन देखता है? सू मेयाओ ने शर्माते हुए जवाब दिया। हालांकि उसकी आवाज बहुत धीमी थी और बाई यूयू भी बोलना बंद कर दिया। चेन जियांग शरारत से हंसा, तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा है और मैंने तुम्हें नंगा भी देखा है। ये लगभग ऐसा है जैसे हम एक रिश्ते में हैं, है ना? हे, मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोगों के विचार गलत दिशा में भटकें। खासकर तुम। जब मैं नंगा होता हूँ तो तुम मुझे सैकड़ों हजारों बार देख चुके हो। हुन्फ। सू मेयाओ और बाई यूयू दोनों ने एक साथ प्यार से खर्राटे लिए। जब बात यहाँ तक पहुंची तो वे किसी छेद में छिपने के लिए बेताब हो गए। असल में उनका इरादा चेन जियांग को यह नहीं बताना था कि वे उस पर ताक झांक कर रहे हैं। कौन सोच सकता था कि ऐन वक्त पर चेन जियांग जाग जाएगा और उनकी बातचीत सुन लेगा। बस इसी किस्मत से उसे उनकी शर्मनाक बात पता चल पाए। चेन जियांग गर्व से हंसने लगा। चेन जियांग, मैंने भी तुम्हें अक्सर नहाते हुए देखा है। तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और न ही तुम में वो आकर्षण है जो दोनों बहनों के कपड़े बदलते समय दिखता है, लॉन्ग जुएई ने बीच में ही टोकते हुए कहा। इससे चेन जियांग का चेहरा अचानक हरा हो गया। सू मेयाओ और बाई यूयू दोनों और भी अवाक रह गईं। उन्हें साफ पता था कि लॉन्ग जुएई की दिव्य शक्ति बेहद प्रबल थी और वह अंगूठी के अंदर घुसकर उन्हें देख भी पाई थी। हालांकि उन्हें एक छोटी बच्ची ने देखा था, फिर भी वे मन ही मन कुछ असहज महसूस कर रही थीं। सचमुच, पिच के नजदीक होने से तुम काली हो जाती हो। बहन मियाओ, बहन यूयू, देखो तुमने क्या किया है। तुमने तो इस छोटी बच्ची को भी बुरी बातें सिखा दी हैं। चेन जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। TLN, अलग अलग वातावरण अलग अलग प्रभाव प्रदान करते हैं, लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग, मैं तुम्हारी बहन के सफेद बालों को छूना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? लेंग युलान के इतने विचित्र सफेद बाल होने के बारे में चेन जियांग के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। सू मेयाओ और बाई यूयू के पास भी कोई स्पष्टीकरण नहीं था। ठीक है, बेहतर होगा कि तुम उसे अपने पास न आने दो, चेन जियांग ने कहा। अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या होगा? मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं उसे नहीं डराऊंगी। लॉन्ग जुएई ने प्यार से खर्राटे लिए। तभी चेन जियांग की बाह से एक सफेद रोशनी निकली। जैसे ही सफेद रोशनी फीकी पड़ी, लॉन्ग जुएई, ये कोमल और प्यारी बच्ची, बिस्तर के पास प्रकट हुई। उसे देखकर कोई भी उसे एक प्यारी और मासूम बच्ची के अलावा कुछ नहीं समझता था और यह धारणा उसे एक सफेद पोशाक पहनाने से और भी पुख्ता हो गई। चेन जियांग ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और बेरहमी से उसके चेहरे पर चुटकी काटी। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसने कहा, छोटी बच्ची, तुम्हें और आगे आना चाहिए और मुझे तुम्हें चुटकी काटने देना चाहिए, वरना तुम्हारे ये प्यारे छोटे गाल बेकार हो जाएंगे। लॉन्ग जुएई ने अपने मनमोहक चेहरे पर एक पीड़ा भरी नजर से चेन जियांग को घूरा। अपने जैड जैसे हाथों से उसने चेन जियांग के हाथ झटक दिए। फिर, जैसे किसी बच्चे ने अपना पसंदीदा खिलौना देखा हो, उसने बड़े प्यार से लेंग युलान के सफेद बालों को सहलाया। लॉन्ग जुएई ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे वह उसकी सबसे प्यारी गुड़िया हो। चेन जियांग ये देखकर मन ही मन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग जुएई, जिसे सिर्फ खाना और शरारतें पसंद थीं, उसे खूबसूरत लड़कियों के बाल सहलाना भी पसंद होगा। छोटी ड्रैगनेस, तुम उसके बालों को सहलाने में इतनी क्यों रुचि ले रही हो? चेन जियांग ने बेरहमी से उसके प्यारे छोटे गालों को चुटकी काटी, जिससे वह गालियों की झड़ी लगा बैठी। लॉन्ग जुएई अचानक एक सफेद चमक में बदल गई और फिर एक बार फिर प्रकट हुई। इस तरह वह चेन जियांग की पकड़ से आजाद हो गई। उसके छोटे छोटे गाल पहले ही लाल हो चुके थे। तुम एक छोटी लड़की को कैसे धमका सकते हो, बदमाश? लॉन्ग जुएई ने प्यार से शाप दिया। छोटी ड्रैगनी, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैं पहले से ही नरमी बरत रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारी छोटी सी गांठ को तब तक पीटता जब तक वो सूज न जाए। चेन जियांग ने चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ कहा। हुन्फ, क्या तुम मुझे पीटने को तैयार हो? मुझे पता है कि तुम मुझे पीटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लॉन्ग जुएई ने अपनी जीभ उसकी ओर निकाली और फिर एक बार फिर से जोश से लेंग युलान के पास गई और उसके बर्फ जैसे सफेद बालों को सहलाया। लेंग युलान गहरी नींद में सो रही थी। पिछले 2 महीनों में घने जंगल में अकेले रहते हुए उसने अपनी नसों को तना हुआ रखा था।
आज ही जब वह चेन जियांग के पास लेट गई तो उसे पूरी तरह से आराम मिला और वह गहरी नींद सो पाए। लॉन्ग जुई ने फुसफुसाते हुए कहा, उसे सचमुच सफेद ड्रैगन का खून विरासत में मिला है। वह मेरे जैसी ही है। उसकी बातों से चेन जियांग, सू मेयाओ और बाई यूयू को गहरा सदमा लगा। लेंग युलान की रगों में तो सचमुच ड्रैगन का खून बह रहा था। इसका क्या मतलब था? क्या हो सकता है कि उसकी माँ या पिता ड्रैगन थे? क्या उसके माता पिता में से कोई ड्रैगन था? चेन जियांग ने पूछा। इंसान और ड्रैगन का आपस में विवाह करना और बच्चे पैदा करना तो सिर्फ किंवदंतियों में ही सुना जाता था। लॉन्ग जुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। उसके शरीर में सफेद ड्रैगन का खून बहुत पतला है। यह उसके पूर्वजों में से किसी एक का होना चाहिए, शायद बहुत समय पहले का। जिस समय वह पैदा हुई थी उस समय वह पतला सफेद ड्रैगन का खून उसके सिर में प्रकट हुआ होगा। यही वजह है कि उसके बाल इस तरह के मुलायम सफेद हैं। बोलते समय लॉन्ग जुई ने पता नहीं कहां से एक कैंची निकाली। उसने लेंग युलान के सफेद बालों की कुछ लंटें पकड़ी और उन्हें काटने की कोशिश की। चेन जियांग ने लॉन्ग जुई को रोका नहीं, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य उभर आया। लॉन्ग जुई असल में उन सफेद बालों को काट नहीं पा रही थी। ये तो पक्का है, उसे निश्चित रूप से मेरी ही रग से रक्त मिला है। हालांकि उसके अंदर का सफेद ड्रैगन रक्त पतला है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ेगी वह भी धीरे धीरे बढ़ेगा। उसे बहुत सारी शक्ति अवशोषित करनी होगी, लेकिन उस समय उसके पास ड्रैगन जैसा मजबूत शरीर होगा। लॉन्ग जुई ने लेंग युलान के खूबसूरत गाल को चूमा और फिर एक सफेद चमक में तब्दील होकर चेन जियांग की बाह पर लौट आई। हालांकि ड्रैगन बिना शरीर के और सिर्फ आत्मा के साथ पैदा होते थे, फिर भी उनकी आत्माओं में ड्रैगन के रक्त की एक बहुत ही छोटी मात्रा होती थी। ये धुंध की तरह होता था जो आत्मा में भर जाता था। वंशानुगत स्मृतियों के माध्यम से आत्मा फिर बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई ग्रहण करना शुरू कर देती थी, जिससे एक ऐसा शरीर बनता था जो ड्रैगन लीग के खोल को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होता था। यह वही बात थी जो लॉन्ग जुई ने एक बार चेन जियांग को बताई थी।